गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो कल अपन ने छोड़ा था सीट नंबर 3 पे, है ना। तो सब डिवीज़न अपन ने देख लिए थे। इसका मैंने मैप बनाने के लिए बोला था, है ना। तो अर्पणा ने तो मेरे को फ़ोटो भेजी थी और मैप बनाया। कुछ दिखाओ मैप का बनाया एक बार। हाँ वेरी गुड, चलो ऐसे भी कोशिश कर ली। तो ये तो राजस्थान का है, मतलब जयपुर का ये डिविजनल मैप बनाना था। ऐसा ऐसे क्या करते हो, अखिलेश कहाँ बनाया? तो फिर वही गलतियाँ वापस कर रहे हो। मैं तो बताया था इसका, है ना, ऐसे मत करो। अर्पणा एक बार दिखाओ कैसा बनाया। ये इस तरह का बनाना है, देखो यूँ ऐसे। ये जैसे ये जयपुर की ये इमेज अपने, और जयपुर की इमेज की मतलब जो अपने तहसील है ना, इस तरह। ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो फिर जब अपन माधो सिंह पढ़ेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो तुंगा, राजमहल, बंटवाड़ा और वो सब आएंगे वो। तो इसको बना लेना एक बार, है ना। 15 के 15 नाम मैंने आपको बता ही दिए थे। फिर आगे जैसे अपन पढ़ते हैं तहसील, ये जयपुर जयपुर की बात है, ये राजस्थान नहीं देखने अपन, है ना। कहीं आप सोचो सर 33 जिले और 21 तहसील कैसे होगी राजस्थान में, अरे ये जयपुर है। जयपुर पढ़ रहे हैं, फुटर देखो जयपुर लेवल। तो जयपुर में 21 तहसीलें हैं, पंचायत समिति 22 हैं, सबसे लेटेस्ट ये अपने जालसू है। ग्राम पंचायत 582 है। ये ग्राम नहीं है, विलेज नहीं है, ये विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। तो एक पंचायत में ऑन एन एवरेज 5000 की जनसंख्या रखी जाती है। उसमें लिख लो आप, औसतन, है ना, एक ग्राम पंचायत के अंदर 5000 की जनसंख्या होती है। अब 5000 की जनसंख्या चाहे 2 गाँव मिला के हो जाए, चाहे 10 गाँव मिला के हो जाए, वो डिपेंड करता है कि वो गाँव कैसे हैं, कितनी जनसंख्या है। तो 5000 की जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत होती है। पॉपुलेशन 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 सब मिला के, मतलब पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से 5000 की जनसंख्या हो। तो 5000 की, जैसे 10 गांव में मान लो, 10 गांव मिला के जैसे 5000 जनसंख्या कर रहे हैं, तो उस ग्राम पंचायत में उतने गांव हो जाएंगे। फिर मान लो जैसे जैसे जयपुर वाले गांव हैं आसपास जो हैं, तो उसमें एक गांव में ही जनसंख्या है 2,500-3,000, तो 3 गाँवों से ही एक ग्राम पंचायत बन गई, ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है लोकसभा सीट अपने 2 हैं जयपुर में। जयपुर, एक तो जयपुर है और एक जयपुर ग्रामीण है। एमएलए सीट जो जयपुर के अंदर वो 19 है ना। अब जैसे अपन इसी को अगर जैसे तुलना करके देखेंगे राजस्थान की तुलना में, तो अपने लोकसभा सीट 25 हैं, ठीक है ना। एमएलए सीट्स 200 हैं राजस्थान में, है ना। और राज्यसभा की सीट 10 हैं। लेकिन आप सोचोगे सर अब राज्यसभा की सीट क्यों नहीं है इसमें, तो राज्यसभा की सीटें जोग्राफिकली डिवाइड नहीं है। मतलब ऐसे है कि अभी राजस्थान को 10 राज्यसभा सीट दे दी, अब वो कहीं किसी भी जिले से कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोकसभा की जो सीटें वो जिले वाइज है ना। इसको जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो लोकसभा में ज्योग्राफिकल भौगोलिक प्रतिनिधित्व होता है, जबकि राज्यसभा में जिले का भौगोलिक प्रतिनिधित्व नहीं होता, पूरे राज्य का एक साथ होता है कि 10 सीट राज्यसभा से राजस्थान की, समझ गए ऐसे। तो ये बेसिक थी, और ये है ना, ये लेटेस्ट जानकारी है, मतलब ये एज ऑन 1 अगस्त ये फिगर है, तो इसमें अपन को कोई गड़बड़ नहीं करना। और इसमें जो सबसे वेल नोन क्वेश्चन है ना, जो आपके लेवल का जयपुर से एग्जाम दे रहे हो, तो लोकसभा सीट कितनी है जयपुर में, ठीक है, ऐसे 2 हैं। और अभी सब आगे जाएगा कौन है कौन नहीं है, कौन कौन फेमस रहे हुए हैं। और एमएलए सीट 19 जयपुर लेवल के हिसाब से, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बाकी तो सब नॉर्मल है। आ जाओ अब सीट नंबर 4 पे आओ। सीट नंबर 4, ये जयपुर लेवल का पढ़ रहे हैं अपन। सीट नंबर 4 पे सबसे पहले सांगानेर एयरपोर्ट। चलो इस पे पढ़ लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। आओ आ जाओ। तो सांगानेर एयरपोर्ट, सांगानेर एयरपोर्ट में सबसे पहले लिखा हुआ ग्रांटेड स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना। आज की तारीख में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक। और पूरे इंडिया के अंदर इस समय टोटल 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं पूरे इंडिया में, ठीक है ना। आप यहाँ चाहे 17 लिख सकते हो, इंडिया में है टोटल 17। और ये अपने राजस्थान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसको स्टेटस कब मिला था इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, 2005 में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि कब मिला था, तो 2005 में मिला था। फिर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज दी वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन 2015-16,
ठीक है ना। इसको 2015-16 में वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला था। 5 लाख है ना, इसमें ब्रैकेट में लिख लो @5 लाख, मतलब उसमें क्या श्रेणियां थी कि किस श्रेणी के अंदर मिला, तो सालाना 5 लाख पैसेंजर्स को इधर से उधर करने वाली श्रेणी में इसको बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था 15-16, मतलब 15 में मिला और वो फिर रिपीट भी हुआ और 16 में मिला ये। और आज की वर्तमान तारीख में ये 11th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इन डेली शेड्यूल्ड फ्लाइट्स है ना, जैसे उतरने करने में जैसे जो टाइम है उस ट्रैफिक जो है उस ट्रैफिक के हिसाब से मैनेजमेंट में ये 11th एयरपोर्ट है इंडिया का। और टोटल कितने, मतलब ये 11वां है, तो कितने में से है 11वां, ठीक है। फिर इसमें जो सेकंड टर्मिनल जो चालू हुआ, जो अपन इधर ईपी की तरफ देखते हैं, वो 1 जुलाई 2009 को चालू हुआ, ठीक है। तो जो समझने वाली बात है, इसको स्टेटस मिला इंटरनेशनल स्टेटस 2005 में। सेकंड टर्मिनल जो अपन वेल नोन देखते हैं वो 2009, ठीक है। और इसमें और जो 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज की तारीख में इंडिया में है टोटल, ठीक है। और इसके अंदर चीज़ें बहुत है, लेकिन ज़्यादा अपन को डीप नहीं जाना है, इतना जान के रखो बहुत है, समझ गए। फिर अपन आगे देखते हैं, मतलब ये अपन ज्योग्राफी में देख रहे हैं, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, यातायात के साधन, उस सेगमेंट में आ गए अपन इसमें, तो 1 बाय 1 चल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन फर्स्ट रेलवे इन राजस्थान कि राजस्थान में सबसे पहले रेलवे कहाँ चली, तो चूंकि जयपुर में ही चली थी इसलिए अपन इसको यहाँ देख रहे हैं कि जयपुर प्रेसिडेंसी में चली, ठीक है ना, 1874 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1874, ठीक है ना, 1874। अब थोड़ा सा है ना, आप जैसे सर ऐसा ही क्या हो गया था 74 के अंदर, तो आप थोड़ा सा है ना यहाँ जो लिख रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा आप एक बार फ्लो में लिखो। कल आपको याद है मैंने एक तारीख आपको याद कराई थी, है ना, आज आई बार, मैंने कहा दी थी यात्रा से पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उसको याद कर लो डेट को। तो वो क्या थी कुछ क्या लिखूँ सबसे पहले, वेरी गुड, फिर 8, ये थी ना तारीख 187, उल्टा लिखाया था मैंने कि पहले 6 आया, फिर पहले दिल्ली आए, फिर वो जयपुर आए, फिर प्रिंस अल्बर्ट आया, तो ये प्रिंस अल्बर्ट जो जयपुर आया था वो डेट है, ठीक है। तो ये हो गया, फिर ये हो गया, और उससे पहले ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी है डेटों में, आप देखो, मतलब जयपुर धीरे धीरे आधुनिक हुए जा रहा था, है कि नहीं है। तो 1876 में तो ये प्रिंस अल्बर्ट जो था, जिसको एल्बर्ट हॉल अपन देखते हैं, तो एडवर्ड जो थे, इन्होंने जयपुर विजिट किया था, तो पिंक सिटी से पिंक से पुतवाया राम सिंह सेकंड ने, अब कल अपन ने देखा था। अभी 1875 ये क्या लिखा हुआ है, ये अपने जो मेयो कॉलेज है ना, मेयो कॉलेज, ये वो है अजमेर की, 1875 में स्थापना हुई, और 1874 में देखो ये ट्रेन चली। तो ये अभी अपन जैसे आप अभी थोड़ा और अपन पढ़ेंगे तो 1870 में आएगा दिल्ली दरबार, ठीक है। तो अभी इन तीनों डेट्स को यूँ ऐसे फ्लो में ऐसे यूँ लिख लो, है ना, इंटरलिंक करके पढ़ोगे ना तो थोड़ा अच्छा समझ में आता है। हाँ इसी में लिख लो, हाँ इसी के आगे लिखते जाओ। हाँ इशू रहता है ना, तो आज अभी फर्स्ट डे है यार, और अभी 5 ही मिनट हुए, ऐसे क्या करते हो हाँ, है ना। तो इससे मतलब कोई सी भी एक याद करने की कोशिश करो, है ना, कोई सी भी एक याद करने की कोशिश, फिर उसके आसपास भटकना चालू करो, तो ऑटोमेटिक फिट होने लग जाएंगी। अपना दिमाग वही चीज़ याद रखता है जो दिमाग को लगता है कि यार ये जरूरी है, और जो फालतू लगता है ना दिमाग छोड़ देता है। तो पहले इसको याद कर लो, 6, 7, 8, ये तो याद हो जाएगा ना भाई फ्लो में। अब कुछ तो याद आ ही जाएगा यार, पिंक सिटी अल्बर्ट, अच्छा 6, 7, 8 यूँ, तो और फिर 75 ये आ गया। अब 75 जैसे अपन आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं, 75 इंडिपेंडेंस, 47 से 75, 22, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव यूँ 75, तो 75 से क्या याद आ जाएगा, मेयो कॉलेज, तो मेयो कॉलेज भी तो वेल नोन हस्ती है कि नहीं है ऐसे। फिर 74, अब थोड़ा यार याद कर लो कि मेयो कॉलेज में आएंगे राजकुमार पढ़ने, तो कोई राजस्थान रोडवेज में बैठ के थोड़ी आएगा, पहले तो व्यवस्था करो, और फिर मान लो आगरा से भेजना है नवाबजादे को अवध से कि जाओ साहब पढ़ो आप, तो अब जैसे बैलगाड़ी में थोड़ी जाऊँगा, तो पहले व्यवस्था करो आप, तो चलो बेटे पूरी अजमेर तक तो नहीं कर सकते, बांदी कुई तक तो चल जाओगे, चल जाओ, उससे आगे फिर महाराजा जयपुर हैं वो संभाल लेंगे, क्यों टेंशन करते हो, ठीक है। तो पहले चला दी रेल, फिर आ गए मेयो कॉलेज, ऐसे, है ना। तो ये क्या था, 1870 के अंदर महारानी विक्टोरिया जो थी वो इंडिया विजिट पे थी एक्चुअली, ठीक है। तो दिखाना था सबको अच्छा कि भाई हमारे पास ये है। और रेलवे जैसे ये यूँ नहीं था कि अपन जनता की भलाई के लिए चला रहे हो, वो ब्रिटिशर्स के अपने हित थे, क्योंकि कॉलोनियल पर्पस था, वो कॉलोनियल अपन को कॉलोनी बना रखा था। हाँ मतलब हर तरह से उनका मकसद ये था कि भाई जो बेस्ट जो निचोड़ सकते हो ना इंडिया को, वो निचोड़ लो आप। तो यहाँ से जैसे अपने बयाना जैसे देखते हैं, अपने
करौली भरतपुर का, तो बयाना वेल नोन, मतलब सरखेज तो आपने बिहार बंगाल के अंदर था, सॉरी गुजरात के अंदर। सरखेज के बाद जो सबसे वेल नोन जो नील निकलती थी उस समय वो बयाना में निकलती थी अपनी। और यहाँ से जैसे अपन जैसे देखते हैं भाई बांदीकुई क्यों रुके, आगे तक लेके आते हैं ना जैसलमेर तक ट्रेन। तो जैसे आज भी अपने देखते हो कि अन्न का जो उत्पादन होता है वो पूर्वी राजस्थान में होता है ज़्यादा, इधर नहीं होता। इधर तो आते आते भाई वहाँ गेहूँ है ना, जैसे जैसे गेहूँ सरसों, तो इधर तो आते 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 धीरे वो बाजरे में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, मतलब जयपुर पार करते ही। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है यार, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो ना, वहाँ से ज़्यादा अपन को अन्न वगैरह मिल रहा है तो वहीं तक छोड़ दो। और अंग्रेज लड़ाई लड़ते रहते थे देश विश्व के हर कोने में, तो उनको अनाज चाहिए होता था, सैनिक चाहिए होते थे, तो इनको ही भेजो इधर से ही, ऐसा है ना। तो ये 1874 याद रह जाएगी ऐसे। और राजस्थान में चली कहाँ ये, आगरा फोर्ट से, है ना। आगरा फोर्ट अपने आप में जैसे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी था, 11 प्रांतों में एक था वो, और बांदीकुई तक चलाई हुई, ठीक है ना। ये इसको हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट, अच्छा फैक्ट है, ये पूछा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले ट्रेन किस रियासत में चली, ये जैसे दौसा तो जिला बाद में बना 91 के अंदर, उससे पहले जयपुर का ही पार्ट था और जयपुर प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था पूरा दौसा भी। तो ये बांदीकुई है, बांदीकुई लिख लो, दौसा में है ये। बांदीकुई जंक्शन है ना। जंक्शन का मतलब जहाँ से एक से ज़्यादा दिशाओं में ट्रेन जाती है उसको जंक्शन बोलते हैं, और एक ही दिशा में अगर जाती है तो वो स्टेशन है। जैसे गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, जयपुर जंक्शन है, बांदीकुई जंक्शन है, ऐसे। क्योंकि बांदीकुई से दो दिशाओं में चली गई, एक तो चली गई दिल्ली चली गई, और एक हरियाणा में जाती है उधर रेवाड़ी की, उधर सॉरी अपने हिसार की तरफ, और एक जाती है अपने आगरा की तरफ। तो 3 दिशाओं में चली गई, एक से ज़्यादा जाती है ना दिशा में तो जंक्शन बन जाता है। तो ये बांदीकुई जंक्शन है बांदीकुई, ठीक है ना। जयपुर प्रेसिडेंसी 1874 में, आगरा फोर्ट टू बांदीकुई, समझ गए ये। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जयपुर एज रेलवे जोन, है ना। जयपुर एज रेलवे जोन हेडक्वार्टर। तो ये फैक्ट ये है कि जयपुर में जो रेलवे जोन है वो कौन सा रेलवे जोन है, मतलब उसको कौन सा बोलते हैं, ठीक है ना, NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बोला जाता है। तो जैसे आप जयपुर जंक्शन, अब देखना इस बार कभी आप जाओ ना जयपुर जंक्शन पे, तो ऊपर तो लिखा रहेगा भाई जयपुर जंक्शन, और नीचे उसका लिखा रहेगा उत्तर पश्चिम रेलवे में आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है। या जैसे आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे, जैसे है ना ट्रेन थोड़ा जल्दी चले गए, तो वहाँ ऊपर वो प्लेटफॉर्म का जो नंबर आता है ना, तो वहाँ जैसे पहले तो वो ब्लिंक होता रहता है, तो पहले तो आएगा जैसे प्लेटफॉर्म 1 लिखा हुआ है, फिर वो स्विच ओवर होता है, तो वहाँ वो आता है कि भाई NWR लिखा रहता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जो कोचेज हैं उनके ऊपर लिखा रहता है NWR, नॉर्थ वेस्टर्न। हाँ बिल्कुल, हाँ कप्स में रखता है कैटरिंग, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ऐसे, ठीक है। और फिर नीचे से मिलता जुलता लिखा हुआ है जयपुर एज आर्मी कमांड, ठीक है ना। तो जयपुर जैसे अपन देखते हैं आर्मी की कमान है अपने, तो ये अपने जो कमान है ये साउथ वेस्टर्न कमान है और 7वीं कमान है ये, इसको सप्तशक्ति बोलते हैं, सप्तशक्ति अपनी ये कमान, ठीक है। अब देखो इधर सुनो पहले एक बार बात, है ना, ये पढ़ तो लिया, ये ऐसे दिमाग में फिट नहीं होगा मुझे पता है। इसमें ब्लैंक पेज कैसे आएगा, ग्रिड, दिनेश एक मिनट भैया को बुलाना, दिखे स्टिकी नोट से आ जाएगा, चलो बड़ा नहीं होगा। स्टिकी नोट्स अंडू, अच्छा यहाँ से कर लें ऐड, हाँ आगे चलो, आ गया दिनेश आगे। चलो तो मैं ये बता रहा था, हाँ ये जो अपने दोनों पढ़े ना, अब इसको देखो, इसको देखें कैसे, जैसे मैंने बताया था ये अपने ये दिशाएं होती हैं, कल पढ़ा था अपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और ये बन गया न्यूज़, चारों को मिला दे दो, न्यूज़ बन गया ना, समाचार, है ना। तो ऐसा एक बार आप समझ लो, फिर ऐसा कैसा डायग्राम पीछे बनाना। तो ये लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, इसके बीच की जो दिशा है ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ये तो है अपने रेलवे, क्या है, रेलवे, है ना, ट्रेन। और ये जो बिल्कुल इसका अपोजिट जो है ना, ये ऐसे, ये है अपने आर्मी, थल सेना का है ये, ठीक है ना, आर्मी का है ये, नेवी और एयरफोर्स का नहीं है, आर्मी का है ये, थल सेना का। तीनों जो फोर्सेज होती है ना, इनको कंबाइंड रूप में अपन बोलते हैं डिफेंस फोर्सेज, रक्षा सेनाएं। तो ये 3 होती हैं, थल पे अपन खड़े, एक अपने से ऊपर वायु, एक अपने से नीचे जल, तो इसको बोलते हैं जल, थल और वायु, तो तीनों को बोलते हैं रक्षा सेनाएं। तो अपने यहाँ किसका हेडक्वार्टर है, कौन सी कमान है अपने यहाँ पे, आर्मी की कमान है, ठीक है ना। पूछा ये जाता है, नंबर नहीं पूछते, जैसे ये रेलवे जोन 16वां है और ये 7th कमान है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ना जानना, वो ये है कि यूँ ऐसे, ये रेलवे है और ये आर्मी है। जो क्वेश्चन आता है ना
वो क्वेश्चन ये आता है कि जयपुर में किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, तो क्या आंसर है उसका, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है ना। और आर्मी में आता है कि आर्मी में किस कमान का हेडक्वार्टर है, तो ये कौन सी है, साउथ वेस्टर्न, है ना। तो ये ऐसा ये डायग्राम बना लो अब जो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से पिक्टोग्राफिक याद रखोगे ना, ऊपर तो है रेल, ठीक है ना, ट्रेन ऊपर और आर्मी नीचे, ऐसे ट्रेन ऊपर आर्मी नीचे, तो ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी तो ध्यान में आ जाएगी ना। और वैसे वो याद रखोगे एनडब्ल्यू और एसडब्ल्यू, थोड़ा सा संकट हो जाएगा उसमें। बस मतलब जो रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ना, कि जयपुर में किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ वेस्टर्न। तो वैसे है ना ये मतलब टोटल इस समय जैसे अपन देखते हैं 17 रेलवे जोन है और वो बहुत कलिष्ठ हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको यूँ बता दिया, थोड़ा इजी हो गए। जैसे आप रेलवे जोन जैसे अगर देखोगे ना, याद करोगे लिस्ट देख के, तो वो पहली बार तो ये होता है कि छोड़ो यार इसको, है ना। तो वैसे तो याद भी नहीं होंगे ये। सबसे पहले तो ये चारों दिशाएं याद करनी होती हैं, नॉर्दर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, वेस्टर्न, ईस्टर्न। फिर इनकी बीच की आती है यूँ ऐसे, जैसे अभी ये जयपुर निकल के आया, ठीक है, कि नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, ये ऐसे निकलती है। फिर इनकी सेंट्रल निकलती है, नॉर्थ सेंट्रल, वेस्टर्न सेंट्रल, ईस्टर्न सेंट्रल और ये साउदर्न सेंट्रल। फिर दो कोस्टल हैं, एक तो ये कोस्टल और एक ये साउदर्न कोस्टल विशाखापट्टनम, जो सबसे लेटेस्ट है। 17वां रेलवे जोन है, सबसे लेटेस्ट जो है साउदर्न कोस्टल वो विशाखापट्टनम है, ठीक है। तो उसको जैसे लिस्ट से तो याद होता नहीं है, वो इस तरीके से याद होता है, लेकिन अभी अपनी इतनी डिमांड नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा। अगर अपन यही रेड कार्ड के लिए पढ़ रहे होते तो अपन पढ़ते उसको, इनको सेंस नहीं है ना। तो आप तो ये ध्यान रख लो। तो ऊपर क्या है, रेलवे, और ये क्या है, आर्मी, ठीक है। पहले रेल और फिर आर्मी। जैसे पहले रेल पढ़ी थी अपने, फिर मेयो कॉलेज पढ़ा था ना, बाद में आएंगे विद्यार्थी और सैनिक। तो सबसे पहले तो ट्रेन और फिर। अब जब ये क्वेश्चन आए कि जयपुर में किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, तो NWR। भाई ये दिशा याद रह जाएगी ना भाई, नॉर्थ और वेस्ट के जो बीच का है वो नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट का जो बीच का है वो साउथ वेस्ट। हो गया अपना क्वेश्चन, सही हो गया, खत्म। और आपने आर्मी का वो सॉरी नेवी का कोई बेस नहीं है, क्योंकि भाई अपन तो लैंडलॉक्ड है, स्थल है, पानी है ही नहीं। और एयरफोर्स का भी कोई नहीं, एयरफोर्स का तो नॉर्दर्न इंडिया में पठानकोट है, वहीं से सारा कंट्रोल होता है। अब एयरफोर्स का इसलिए नहीं है क्योंकि पठानकोट है, उधर चंडीगढ़ है, तो जरूरत पड़ेगी तो फट उड़ के आ जाएंगे मिग 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर ही लो आ गए। 2-3 सेकंड में तो नहीं, 1 मिनट तो मान ही लो ऐसे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगती। तो ऐसे है ना। तो समझ गए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन नहीं है जो मतलब अलग करते हैं स्टूडेंटों को। सबसे पहले रेलवे चली 1874 में आगरा फोर्ट से बांदी हुई। आज की तारीख में जयपुर में जिस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है वो है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। जिस आर्मी का है हेडक्वार्टर वो है साउथ वेस्टर्न आर्मी, साउथ वेस्टर्न कमान। वो 7वीं कमान है सेना की, और उसको अपन सप्तशक्ति बोलते, सप्तशक्ति। जैसे आप जाओगे ना, जैसे इधर चिंकारा से आगे निकलोगे, ठीक है ना, तो चिंकारा से आगे निकलते हुए आर्मी का गेट है, तो बिल्कुल ऊपर वहाँ लिखा हुआ है सप्तशक्ति कमान में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो ये हो गया। फिर अपन पढ़ते हैं फेमस प्लेसेस ऑफ जयपुर, जो वेल नोन प्लेसेस है ना जयपुर के, उनके बारे में। यहाँ पर ये आ गए वेल नोन प्लेसेस, फेमस प्लेसेस ऑफ जयपुर। आ जाओ। अच्छा सांगानेर उधर रह गया, आ जाओ। तो फेमस प्लेसेस ऑफ जयपुर में सबसे पहले अपन देख रहे हैं सांगानेर। ये सिर्फ जयपुर के देख रहे हैं अपन अभी, है ना, जयपुर के फेमस प्लेसेस ऑफ जयपुर। सबसे पहले सांगानेर किस लिए जाना जाता है, अभी देखो अब जैसे ये बसाया किसने सर वो सब तो अभी अपन पढ़ेंगे। पृथ्वीराज के पुत्र थे ये सांगा, वो सांगा नहीं, राणा सांगा अलग थे, पृथ्वीराज के पुत्र सांगा, ठीक है ना। तो वो आएगा, पृथ्वीराज के 2 पुत्र थे, सांगा और भारमल, सब अपन आगे देखेंगे वो। अभी तो सिर्फ ये इस चक्कर में मत पड़ो, जो अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरा डीप में सब उसमें आएगा। तो सांगानेर ये जाना किसके लिए जाता है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए और डाइंग के लिए। डाइंग के लिए मतलब कपड़े के जैसे कपड़ा आ गया वो थान है, फिर उसके ऊपर कोई प्रिंट जैसे अपन को डालना हो तो उसको टाई मतलब डाइंग बोलते हैं। टाई एंड डाई वाला हो जाता है, टाई एंड डाई तो बंदेज हो जाता है कि पहले इसको अपन ने बांध लिया, फिर जिस भी रंग में डुबाना उसमें डुबो दिया, फिर उसको खोला तो वो रंग जितने पे आपने डुबाया उतने पे चढ़ता है। फिर ये अपने प्रिंट के लिए फेमस है, ठीक है ना। ये दोनों जो चीज़ें लिखी हुई है ना, इसके आगे आप लिखो, जो मैंने लिखा नहीं वो है GI, ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर है। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, और इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, भौगोलिक संकेत,
है ना, ये भौगोलिक संकेत है, ये भौगोलिक संकेतक है ये, समझ रहे हो, भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक, ज्योग्राफी और भूगोल तो समझ गए, मतलब किसी एरिया विशेष, और संकेतक मतलब उससे उसकी पहचान है, ठीक है। ये जीआई टैग बोलते हैं इसको, जीआई टैग, ठीक है ना। जैसे ये क्या, जैसे और वेल नोन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे बीकानेरी भुजिया होती है अपने, है कि नहीं है, ऐसे ही है, कोटा डोरिया साड़ी है, ब्लू पॉटरी है, ठीक, वो सब क्या है, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है कि मतलब ये जो चीज़ है ना, ये किसी एक भौगोलिक विशेष, स्थान विशेष के नाम से जानी जाती है, या कोई एक स्थान विशेष है वो इस नाम के लिए फेमस है। जैसे आप भाई हाँ नमकीन खानी है तो कहाँ की खानी है, बीकानेर की खानी है, तो बीकानेर की पहचान नमकीन से और नमकीन की पहचान बीकानेर से, दोनों की एक दूसरे से, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। ये वैसे भी जैसे पूछ लिया जाए कि सांगानेर से जो जुड़ा हुआ भौगोलिक संकेतक है वो क्या है, नमकीन है, रसगुल्ला है, टेक्सटाइल है, या कोई ब्लू पॉटरी है, तो क्या है वो, ब्लू पॉटरी भी है वैसे, लेकिन ऐसे फिर उसमें ऑप्शन ये हो जाएगा बी एंड सी दोनों, है ना, तो ऐसे, ठीक है। तो ये सांगानेर का है, समझ गए, जीआई, इन ये फेमस प्लेसेस का, ये जीआई से ध्यान रखो। फिर आगे अपन देखते हैं, फिर नेक्स्ट प्लेस है बगरू, और सांगानेर में एक और है पेपर मेसी का वर्क, है ना, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका जैसे आपने जैसे देखा होगा अपनी जो आमीन काल जी एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई, ठीक है, ये केंद्र सरकार का मंत्रालय है एमएसएमई। तो जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि जैसे प्लास्टिक जैसे बैन हुई, तो इस पेपर मैन्युफैक्चरिंग का इस समय बहुत ज़्यादा रोल है, तो केंद्र सरकार ने, एक मंत्रालय ने सांगानेर के अंदर इंडस्ट्री डाली है, मशीन डाली है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और ये जो पॉलीथीन जैसे अपन देखते हैं तो इसका एक सस्ता विकल्प पेपर के रूप में अपने को मिलेगा, है ना। तो पहले अभी यहाँ हैंडमेड पेपर था, ये जो अपन देख रहे हैं जितना भी सांगानेर का जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग है ना, जैसे जवाहर कला केंद्र वगैरह में भी आ जाएगा, तो हैंडमेड है वो। तो हैंडमेड में क्या होता है, थोड़ा कोरस होता है, मतलब मोटा होता है, वो फाइननेस नहीं है, और फिर ज़्यादा मात्रा में नहीं बना सकते आप, बनती होती तो बहुत अच्छी बनती है, जैसे वहाँ डायरीज वगैरह मिलती हैं, लेकिन प्रोडक्शन स्केल, भाई पॉलीथीन का अगर सब्स्टिट्यूट लेके आना है, विकल्प लाना है, तो पॉलीथीन तो आम नागरिक की, हर व्यक्ति, कॉमन मैन की ज़रूरत है। तो जैसे गवर्नमेंट ने क्या देखा कि है ना, जैसे नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, आपने नियम आज निकाल दिया, कब से अपन देख रहे हैं, आज ये 7वां साल है पॉलीथीन बैन हुए हुए, लेकिन नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसका विकल्प नहीं है। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं चाहता कि ठीक है मेरा देश खराब हो, सब हो, लेकिन उसका एक बेहतर विकल्प लाओ तो आप सिटीजन अपने आप स्विच ओवर हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो अपन बोलते हैं कि भाई बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर है, उसको बैन करो, अरे कोई परिवार, कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा जाके काम करे बचपन की उम्र में, जो उसको पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, लेकिन उसके पास कोई रोजगार का और कोई साधन ही नहीं है, तो वो मजबूर है। आप उसकी शिक्षा को जोड़ दो रोजगार से, कि रोज स्कूल में जाएगा, रोज उसको 100-150 रुपये मिलेंगे, तो स्कूल में जाके पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा। और फिर पेरेंट्स ही बोलते पढ़ के करोगे क्या, कोई सेंस नहीं है पढ़ने का, तो मार्केटेबिलिटी नहीं है। तो विकल्प जब तक सार्थक नहीं होगा, तो इस समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये सांगानेर इस समय सीन में है बहुत ज़्यादा इस पॉलीथीन के कारण, तो इसलिए पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्या वो लग्जरी वस्तु था, मतलब इसका जो प्रोडक्ट था, लेकिन अब जरूरत बन रहा है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं बगरू। अब जैसे आप वो तहसील वाला जैसे याद बना लेते ना, मैप जो मैंने बताया था, ब्लॉग बना लेते, तो आपके दिमाग में खुलता जाता, ये रहा सांगानेर, ये रहा बगरू, ये रहा चाकसू, ये रहा कोटपुतली, कोई बात नहीं, आज बना लेना। फिर ब्लॉक टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए, ब्लॉक टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्या है कि जैसे मान लो मेरे को, जैसे ये शीट है, ये कोई कपड़ा है, ठीक है ना, इसके ऊपर मेरे को मनचाही डिज़ाइन बनानी है, तो वो एक ब्लॉक है छोटे छोटे ऐसे, उनके नीचे डिज़ाइन बनी हुई है, और वो कलर में डुबोते हैं, मतलब जैसे पहले तो इसको सांचे में बांध लिया, कलर में डुबोते हैं, और इसके ऊपर वो मनचाही आकृति उकेड़ देते हैं। तो लेकिन ये क्या है ना, जैसे ये क्या फेमस में, ये फेमस है, ये इन्वायरमेंट, मतलब फेमस तो क्या, यूँ मान लो कि डिफेम हो रहा है इस समय, तो क्योंकि इसमें वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आसपास के जो लोग हैं वहाँ स्किन कैंसर होने लग गए, जैसे सांगानेर और बगरू वाला जो आप ये बेल्ट देखोगे ना मुहाना मंडी के पीछे वाला, तो स्किन कैंसर होने लग गए लोगों को। तो क्या करते हैं कि इस कपड़े को धो लिया, फिर इसके ऊपर रंग लगाया, फिर वो मतलब अपन ने मन चाहिए वो भी छाप ली, फिर ये धुला पानी में धुल गया, और फिर वो जो पानी था ना, वो पानी अपन ने बाहर खेतों में ऐसे बहा दिया, तो वो जाएगा तो वो नीचे वो सीपेज हुआ उसका, और फिर वही बोरिंग के अंदर वो पानी जब पिया तो वो आ रहा है, तो लोगों के स्किन कैंसर होने लगे। भाई पंजाब कैसे बर्बाद हुआ, पंजाब भी ऐसे बर्बाद हुआ, वो फर्टिलाइजर इतना डाला, फिर वो पोरस होकर वो फर्टिलाइजर ज़मीन में जाने लग गया, फिर उसी को लोग पीने लग गए। आज वहाँ असलियत ऐसी है कि वो जो लोग खुद जो गेहूँ उगाते हैं तो खुद ही खाने के लिए अलग उगाते हैं,
आजकल तो उन्होंने नागौर में ज़मीन ले ली पंजाब वालों ने, कि नागौर में ज़मीन ले रखी है और वहाँ खुद के खाने का नागौर में उगाते हैं, है ना। नागौर चूरू में इतना नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का पानी नागौर में कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो नागौर से उगा के फिर खुद के खाने के लिए पंजाब लेके जाते हैं। क्या जी? और वो वहाँ जो खुद उगाते हैं वो बेचते हैं, सरकार को बेचते हैं, कुछ जैसे जो तथाकथित गरीब राज्य हैं, बीमारू स्टेट जैसे, उनको बेचते हैं ऐसे। और कैंसर एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलती है अपने फजिलका से लेके बीकानेर तक। चलो खैर कोई नहीं, है ना। तो बगरू अपन को तो बाबू मत हो, लाइसेंस से मतलब है अपने को, है ना। बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग, और ये बगरू प्रिंट के नाम से जाना जाता है ब्लॉक। तो ये भी एक टैग है, अभी अपने पढ़ा है भौगोलिक संकेत, तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, लिख लो यहाँ। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सिलोरा गांव, ये किशनगढ़ अजमेर के अंदर, और सोलर एनर्जी के लिए जाना जाता है। जो सोलर पैनल बनते हैं ना अपने, तो यहाँ बनते हैं खास तौर पे, जैसे घरेलू उपकरण जैसे लालटेन है, सोलर उपकरण लालटेन के रूप में, ऐसे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स हैं छोटे छोटे वो। और इसमें थोड़ा सा आप है ना एक अरुणा राय का नाम और लिख लो, आरटीआई एक्टिविस्ट अरुणा राय, ठीक है ना। और ये आरटीआई के लिए जानी जाती हैं, आरटीआई ये इनकी जन्म स्थली है, ठीक है, जन्म स्थली, ठीक है। आरटीआई एक्टिविस्ट अरुणा रॉय, हिला अरुण नहीं है, अरुणा रॉय, ठीक है। ये इनके जन्म स्थली है सिलोरा, ओ सॉरी सिलोरा नहीं, तो ये गलत हो, ये तिलोनिया के बारे में, सिलोरा नहीं तिलोनिया, और नजर थोड़ी तिलोनिया। सिलोरा में तो बस इतना ही है, सोलर एनर्जी, है ना। तिलोनिया अजमेर, ठीक है। तिलोनिया अजमेर ये जन्म स्थली है अरुणा रॉय की, और तिलोनिया अजमेर में ही है बंकर रॉय। पहले ये लिख लो एक बार, तिलोनिया में डैश करके लिख लो, अपने जयपुर रोड पे ही है तिलोनिया भी, ठीक है ना। अरुणा रॉय आरटीआई एक्टिविस्ट, जन्मस्थली उनकी। और यहाँ पे बंकर रॉय मतलब व्यक्ति हुए हैं वेल नोन, उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, उसको अपन बोलते हैं बेयरफुट कॉलेज, है ना, बेयरफुट। तो बेयरफुट का मतलब क्या होता है? बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पाँव, ठीक है ना। तो नंगे पाँव से मतलब है कि वो गरीब तबके के बच्चे जिनके पास मतलब कुछ खरीदने के भी पैसे नहीं है, नंगे पाँव वो घूमते हैं, उनके लिए ये स्कूल है, ठीक है, बेयरफुट, ठीक है। और फिर क्या है, जैसे इसका जो स्लोगन है ना वो क्या है कि ड्रॉप आउट्स, कॉप आउट्स एंड वाश आउट्स, ठीक है ना। मतलब जो लोग क्या है ड्रॉप आउट्स हैं, ड्रॉप आउट मतलब कैसे, प्राइवेट स्कूल में जाते थे, सरकारी स्कूल में जाते थे, लेकिन किसी कारण वो वहाँ जा नहीं पाए, किसी भी कारण से, पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, माहौल नहीं मिला, फैसिलिटी नहीं मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, कुछ भी हो, तो ड्रॉप आउट हो गए, वहाँ स्कूल छोड़ दी। कॉप आउट्स का मतलब क्या है कि जो स्कूल का जैसे जो एक ये होता है ना कि भाई स्टूडेंट कोई गया तो वो स्कूल उसको ऑप्ट करने की, अडॉप्ट करने की कोशिश करे, तो स्कूल ने ही उसको अपनाना नहीं चाहा, तो स्कूल ने उनको निकाल दिया कि नहीं तुम जाओ, आओ मत, घर बैठ के पढ़ो आराम से, तो वो कॉप आउट है। और वॉश आउट्स का मतलब क्या है, जो एक जो मेन फ्रेम जो है ना सोसाइटी का, उससे वो लोग वॉश आउट है। जैसे गांव के बाहर जैसे रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को स्कूल में, जैसे स्कूल में जाते हैं तो उनको वो एडमिशन इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको समान तबके का दर्जा गांव में नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये स्कूल है बेयरफुट कॉलेज, बंकर रॉय का, तिलोनिया में। और ये वेल नोन है, मतलब जैसे एनजीओ चलते हैं और विजिट्स होते हैं, जैसे यहाँ बहुत मतलब स्टूडेंट्स को भी लाया जाता है, और मैंने जैसे जो है इनका, ठीक है। तो तिलोनिया बंकर, तिलोनिया अजमेर बंकर, ये बेयरफुट कॉलेज। पूछा ये जाता है कि निम्न में से कौन सा जो क्षेत्र है वो बेयरफुट कॉलेज के नाम से जाना जाता है, या बंकर रॉय का संबंध निम्न में से किन से है? बेयरफुट कॉलेज, है ना। देखो इस बेयरफुट को जैसे क्या था, ये जैसे आपने जैसे जयपुर फुट जैसे जो है ना अपने पीके सिटी, प्रमोद करण सिटी, वो जयपुर फुट वो अलग है ना। वो तो जैसे किसी आर्मी जवान का, जैसे अपन देखते हैं कि पाँव कट गया, जैसे खासतौर पे कारगिल वार में बहुत सेवा करी थी, आज भी करते हैं, तो उसको वैक्स, लकड़ी और वैक्स का पाँव देते हैं, वो जयपुर फुट वो अलग है। ये बेयर फुट तो हो गया मतलब नंगे पाँव, है ना। नंगे पाँव का मतलब कि जो गरीब तबके के लोग बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। ये तो ये, और जो मैं बता रहा हूँ पीके सेठी, पीके गिरपड़े नहीं है, क्या है ये प्रमोद करण सेठी हैं, इन्होंने जयपुर फुट दिया है, जयपुर फुट। तो ये जो सैनिक जो होते हैं ना, सैनिक या कोई सिविलियन भी है, तो जैसे उनका जैसे क्या होता है कि कोई लैंडमाइन है या कैसे भी कोई सर्जरी, मतलब कोई बुलेट वगैरह लग गई, तो वो पूरा जैसे जो एमिफिकेशन होता है, मतलब उस ऑर्गन को हटाना पड़ता है, तो ये हाथ पाँव लगाते हैं अपने वैक्स के, लकड़ी और वैक्स के, है ना। जो जयपुर फुट जो ये बनता काहे का है, ज़्यादा मात्रा तो इसमें वैक्स होता है, मोम, और प्लस वुड होता है, ऐसे। तो एसएमएस में अलग से इनका पूरा एक डिपार्टमेंट है ऑर्थोपेडिक्स में, पीके सेठी का,
ठीक है ना, ऐसे ये वेल नोन है। ठीक है, तो बेयर फुट को जयपुर फुट से अपन को नहीं जोड़ना है। बेयर फुट का मतलब है नंगे पाँव, गरीब तबका, और जयपुर फुट सैनिक। ओके, फिर नेक्स्ट जो अपन आइकन देखते हैं जयपुर से जुड़ा हुआ वो लूनियावास है। अपने ये जो गोनेर रोड है ना, होटल ओबरॉय, घाटी गुणी से जैसे निकलेंगे तो सीधे तो आगरा रोड चलेगी, राइट में आप घूम जाओगे चूलगिरी की तरफ, तो वहाँ से भी एक रास्ता पड़ता है, तो वो लूनियावास जाता है आगे, फिर गोनेर चला जाता है आगे। ठीक है, तो वो गधों का मेला वहाँ लगता है डंकी पे। तो आज तो अपन को दिखता है कि यार गधों के मेले की क्या जरूरत है, लेकिन ये किसी समय जैसे एनिमल ऑफ बीस्ट, मतलब ये ऐसा हुआ करता था जैसे बर्डन अपन को लेके, मतलब ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा साधन था। ठीक है, तो आज तो जैसे और मीन्स आ गए ट्रांसपोर्ट के, यातायात के अन्य साधन आ गए, तो आज इसकी नहीं है इतनी, लेकिन किसी ज़माने में ये जाना जाता। खासतौर पे जो बंजारे जैसे जो लोग होते हैं ना, सार्थवाह जिनको बोलते थे, कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सार्थवाह, सार्थवाह, सार्थवाह है ना ये वर्ड, सार्थवाह। सार्थवाह का मतलब क्या होता है, जैसे ये व्यापारी थे, घुमंतु जो व्यापारी थे ना, कि जैसे मुल्तान से लेके आना अपने को कपड़ा और उसको लाके बेचना आगरा में, तो उनके पास घोड़े तो बहुत महंगे आते थे, घोड़े अरबी घोड़ा तो संभव ही नहीं है, तो वो ये ऐसे गधे रखते थे और खच्चर रखते थे। ठीक है ना, इसके ऊपर कि फिर कितना ही वजन डाल दो, एक तो इतनी लागत नहीं है, और फिर कितना ही वजन डाल दो तो ये आराम से चल रहा। तो सार्थवाह जो थे वो इनको लेके चलते थे। फिर अपने ये भैंसलाना है इधर जो अपने के पास, ये जाना जाता है अपने ब्लैक मार्बल, काला मार्बल। भाई रेड मार्बल तो किशनगढ़ है, वो तो अलग है, ये भैंसलाना ये अलग। तो चूंकि ये जयपुर के अंदर पड़ता है, अपनी ये जो 15 पंचायत समिति पड़ी, उनसे ये लिंक है। और छोटे मोटे क्षेत्र और आएंगे, जैसे अभी अपन एक एक करके पढ़ते चलेंगे ना, तो उसमें वो क्षेत्र और आते रहेंगे, तो उनको और देखते रहेंगे। अभी तो ये अलग से स्पेसिफिक है, तो इसलिए इन पे फोकस रहो एक बार। इसमें उसमें मत जाओ कि सर वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, सांबर नहीं आया, वो सब नहीं, सब आया। सांबर पढ़ेंगे अपन, अब पूरा देवया नीर सब आएगा, नानी तीर्थों की नानी, तीर्थों का मामा, सब आएगा, भांजा मचकुंड, पिन पॉइंट चलते रहो अभी। समझ गए? हाँ बताओ क्या चीज? नहीं मैप, हाँ मैप था ना कल। देख लो एक बार है ना, इस शीट को एक बार नजर डाल लो, शीट पर नजर डालो एक बार, इसमें कोई कंफ्यूजन है बताओ। लो जिधर ये ले लो, पास कर दो है ना, लो ये एक स्टिक फाइल ले लो एक एक, इसमें ये लगा लो है ना। मतलब क्या है अपने, नहीं सोल्जर्स नहीं जाते, मतलब ये क्या है, जैसे ये ऐसे ये पूरा इंडिया है अपने, ठीक है, जैसे मान लो ये अपनी इंडिया का मैप है, ठीक है, अभी इंडिया का मैप तो है, लेकिन अब इसमें जैसे मान लो कोई जैसे अटैक हो गया, जैसे मान लो नॉर्दर्न इंडिया में कोई अटैक हो गया, वो अटैक तो अब जैसे आर्मी, जैसे मान लो यहाँ कमान है तो फटाफट अपन यहाँ से इसको आर्मी को इधर डिप्लॉय कर देंगे, तो एक तरह से ये एक बेस है आर्मी का यहाँ पर। ठीक है, अब वो इसलिए ज़रूरी हुआ कि जैसे जैसे अपन ने देखा कि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ डिस्प्यूट रहता है, तो आर्मी का यहाँ एक परमानेंट स्टेशन बना दो, जिससे कि आर्मी दूसरी जगह से मूव नहीं करनी पड़े। अभी इससे पहले क्या था, जैसे अगर कोई भी जो इमरजेंसी हो जाती, तो जैसे अपने आगरा फोर्ट पड़ा ना, तो आगरा छावनी है, वहाँ से आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ती, इधर अपने जूनागढ़ के अंदर है, वहाँ से आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कि भाई तत्काल कार्रवाई हो सके, इमीडिएट रेस्पॉन्स आर्मी दे सके। तो जैसे क्या जयपुर की वजह से आबादी बढ़ी, इधर जैसे अपन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जैसे देखते हैं, जैसे जैसलमेर अपना ये बीकानेर हुआ, जो जोधपुर है, जैसलमेर है, तो इनमें डेंसिटी बढ़ने लगी, तो जैसे रिफाइनरी बाड़मेर में, तो फिर मतलब ज़रूरी हो गया कि यहाँ एक परमानेंट स्टेशन आर्मी रहे, कि ज़रूरत पड़ने पे फट वो कर सके रेस्पॉन्स। जैसे आपने देखा, जैसे अपने वो ताज पे अटैक हुआ 2008 में, तो फिर बाद में जैसे सर्वे हुआ, तो उसमें बहुत बड़ा लेकुना ये था कि एनएसजी को आने में करीबन 1 से 1.5 दिन लग गया था, क्योंकि एक तो प्रोटोकॉल होता है कि जब तक पहले तो सीएम जो होता है वो गवर्नर को बोलता है, गवर्नर फिर कैबिनेट सेक्रेटरी को बोलता है, कैबिनेट सेक्रेटरी फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है उनको बोलता है, फिर वो होम सेक्रेटरी को बोलता है, होम सेक्रेटरी फिर प्रधानमंत्री की परमिशन लेता है, तो ये तो फाइल में तो चलते रहे होते हैं फिर। और टेररिस्ट जो थे उनको सब ऐसे जैसे अपन बैठे हैं इनको सब दिख रहा था, मीडिया में सब आ रहा था, फिर एनएसजी को भेजा, फिर वो लोग सब आए गुरुड़ के अंदर, गुरुड़ कमांडो, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी है कि नहीं है। तो फिर अब आज जैसे अपन देखते हैं, तो आज बॉम्बे के अंदर एनएसजी का बाकायदा एक बेस है, कोस्टल एनएसजी की, वहाँ गार्ड वहाँ एनी टाइम मौजूद रहते हैं वहाँ, तो जिससे कि रेस्पॉन्स टाइम कम हो सके।
ठीक है। तो ऐसे ही ये अपने ये आज तो फिर क्या किया कि जैसे अपने जैसे 7 कमान है, तो 7 कमान के अंदर फिर जयपुर को ही बनाओ, तो जयपुर को अपन कौन सी आर्मी का कमान दें, तो फिर कौन सी कमान का हेडक्वार्टर वहाँ बनाए, तो बना दिया साउथ वेस्टर्न। हालांकि वो बात दूसरी है कि अपन जैसे ये इंडिया में जैसे यूँ देखें तो सर इंडिया में तो साउथ वेस्टर्न ये आता है, तो जयपुर तो इसमें पड़ता ही नहीं है, उसमें अपने को नहीं जाना। ठीक है, अपने को तो बस ये देखना है कि आर्मी की जो टोटल 7 कमांड्स हैं उसमें जयपुर कौन सा कमान है, साउथ वेस्ट। 7वें नंबर का था, इसलिए इसको सप्त शक्ति बोलते हैं। शक्ति तो आर्मी है पूरी, और ये 7वां एक तरह से लिम्ब या ऑर्गन या अंग मान लो आर्मी का, तो इसको सप्त शक्ति कमान बोला गया। तो क्वेश्चन बस यही है कि जयपुर में जो आर्मी का जो हेडक्वार्टर है या जो कमान है वो कौन सी है, वो मतलब वो कौन सी, वो पूछेंगे यूँ कि वो नॉर्थ वेस्टर्न है, वो नॉर्थ ईस्टर्न है, वो साउथ ईस्टर्न है, या वो साउथ वेस्टर्न है। तो कौन सी कमान है, साउथ वेस्ट है ना। रेलवे और आर्मी में वेस्ट वेस्ट कॉमन है, दोनों वेस्ट में ही है, लेकिन रेलवे नॉर्थ वेस्ट है और आर्मी साउथ वेस्ट है। इतना सा ध्यान रखना, फिर अभी टेस्ट दोगे ना तो फिर और याद हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये जन्म यहाँ हुआ था इनका, फिर कार्यस्थली तो इनकी ब्यावर थी, मतलब जितनी भी इन्होंने पूरा जैसे जो MMS था ना, मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ BMS, वो सारा ब्यावर, जन्म इनका यहाँ हुआ था तिलोनिया के अंदर। RTI के लिए जानी जाती है 2005 में जो कानून बना पूरा इनकी कानून। कार्य जन्मस्थली के नीचे लिख लो कार्यस्थली अरुणा रॉय की, कार्यस्थली लिख लो ब्यावर, ब्यावर से इन्होंने मूवमेंट चालू किया, ब्यावर अजमेर ब्यावर ब्यावर। BMS लिख लो, उसमें भारतीय मजदूर संघ। ठीक है ना, हाँ टेस्ट लेंगे। चलो इस सीट को देख लो, इसमें और कोई कंफ्यूजन है बताओ, निगाह डाल लो 1 मिनट। चलो आ जाओ, है ना, ये 4 सीट हो गई। ठीक है, अब क्या है जैसे है ना, इसके आगे की शीट आज थोड़ा सा इसमें करेक्शन था तो इसलिए वो प्रिंट नहीं लिया। आप ऐसा करो, है ना, सुन लो, है ना, लिखो कुछ भी मत, ठीक है ना, ये सब नहीं इसमें मत लिखो, मैं शीट दे दूंगा, कल अपन ले लेंगे, मैं PDF तो भी डाल दूंगा, एक बार सुन लो, सुनने से सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, अब अभी तक अपन ने देखा जैसे अभी प्लेसेस देख रहे थे जिसमें सांगानेर, बगरू, तिलोनिया वो सब आए। अब अपन देखते हैं पर्सनैलिटीज़, जो वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं अपने जयपुर की। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं हीरालाल शास्त्री। ठीक है, हीरालाल शास्त्री ये कौन थे, ये सबसे पहले CM थे राजस्थान के, लेकिन कैसे थे ये नॉमिनेटेड थे, मनोनीत थे, मतलब महाराजा ने बोला सवाई मान सिंह ने, और फिर ये कौन क्या बन गए, CM बन गए, लेकिन नॉमिनेटेड, मनोनीत। नॉमिनेटेड को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, मनोनीत। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर बाद अपन दोसा पढ़ेंगे ना, तब आएंगे टीकाराम पालीवाल, वो थे जिनको जनता ने चुना था। ठीक है ना, इलेक्टेड। ठीक है, वो इलेक्टेड है, मतलब जनता। अब जैसे आप किसी के घर जाओगे, जैसे घर जाते हो, स्वागत करते हैं, तो जनता फिर वो क्या लगाती है, वो तिलक लगाती है, टीका लगाती है। तो जनता ने टीका लगाया था किसको, टीकाराम पालीवाल को। ठीक है ना, ये दोसा में अपन पढ़ेंगे टीकाराम पालीवाल। ठीक है ना, वो इलेक्टेड थे, जनता ने जिसको चुना था, जनता का मतलब जनता ने वोट दिया, बकायदा चुना, तो जनता ने किस पे टीका लगाया था, टीकाराम पालीवाल। और हीरालाल शास्त्री थे तो वो कैसे थे, फिर वो
मनोनीत थे, फर्स्ट सीएम, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, और घूम जाता है स्टूडेंट इसके अंदर। जिसका आंसर हीरालाल शास्त्री होता है उसका टीकाराम परिवार का, टीकाराम परिवार होता है हीरालाल शास्त्री, घूमो मत, ठीक है। फिर इनका जैसे जयपुर से क्या लेना देना, इनका बर्थ कहाँ हुआ था, जोबनेर, जयपुर। और जोबनेर में कल आपको ध्यान है मैंने नाम लिखाया था, जो बीजेपी की जिसको फिलॉसफी जिसने बनाई आज जिस पर बीजेपी काम कर रही, क्या नाम उनका, कल नाम लिखाया था मैंने, कल लिखाया था ना नाम। मतलब बीजेपी का जो आज साइकोलॉजी अपन जैसे देखते हैं, जो बेचारा हिंदुत्व है, अखंड भारत है, वो किसकी देन है वो, समझ चल रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और सोचो, कल लिखाया था मैं नाम, कैसे नहीं लिखाया था, जोबनेर पढ़ रहे थे जब, कुछ नहीं लिखा, लिखाया था, कैसे नहीं लिखाया था, हाँ। फिर कहानी मैंने पूरी नहीं सुनाई थी, वो बात सही है कि गया में जैसे मुगलसराय स्टेशन पे वो मृत पाए गए थे, नहीं बता रहा, नहीं लिखा कुछ, मुझे देखो, है देख लो जो थोड़ा में क्या लिखा हुआ है, अरे तो मतलब फिर हाँ बिल्कुल और चीज है ना, तो मतलब मैं भाई जोबनेर तो इसके अंदर, जोबनेर तो नाम ही नहीं था ना, तो इसलिए मैंने फिर जोटवाड़ा से एडजॉइनिंग बताया था, बिल्कुल। मतलब वो बीजेपी का जहाँ भी आप किसी भी ऑफिस कार्यालय में जाओगे ना, सबसे पहले उन्हीं का फोटो मिलेगा। जैसे कांग्रेस में जाओगे तो महात्मा गांधी का मिलता है, राजीव गांधी का मिलता है, फिर ऐसे बीजेपी में किसका मिलेगा, उसके बाद आते हैं फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो सब, है ना। तो ये है, तो वो उनका जोबनेट से ही था लेना देना, इसलिए होगा। लिख लो आप, तो लिख लो वापस दीनदयाल उपाध्याय, और लिख लो नाम साइड में, ठीक है ना, दीनदयाल उपाध्याय। ये जो अपन जैसे इधर देखते हैं जोबनेर, और जो ये इधर है ना अपने जोबनेर, इनका ननियाल था, मुझे तो याद है, हाँ वो कहानी मैंने नहीं बताई थी। फिर ये क्या, तो काफ़ी जैसे इनकी जो फिलॉसफी थी काफ़ी रेडिकल थी। फिर ये मुगल सराय जो है ना अपने दिल्ली में नहीं, बिहार के अंदर मुगल सराय, वहाँ रेलवे स्टेशन पे ये मतलब इनका मर्डर कर दिया गया मुगल सराय का। चलो तो है ना, तो बर्थ जोबनेर जयपुर के अंदर हुआ। ये थे हीरालाल शास्त्री, फर्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान, लेकिन नॉमिनेटेड, और इनका जन्म हुआ था जोबनेर में, इसलिए जयपुर से रिलेटेड है हीरालाल शास्त्री, है ना। और ये जैसे क्या ये व्यक्ति है ना, जैसे देखो कोई भी, जैसे मान लो अपन कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ करते हैं, तो अपन जो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन होती है उसके अनुसार अपन फैसला लेते हैं। आगे जाके उस फैसले का क्या नतीजा निकलता है ये समय पे डिपेंड करता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही हीरालाल शास्त्री के साथ हुआ था, ठीक है ना। इसमें डैश करके लिख लो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट चला था 1942 में, महात्मा गांधी ने चलाया था, ठीक है। तो ये कांग्रेस ही थे, ठीक है ना, कांग्रेस ही थे। लेकिन इन्होंने देखा भाई, कांग्रेस ने हीरालाल शास्त्री को बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ो जयपुर रियासत के अंदर। तो हीरालाल शास्त्री ने भी राजा को, मान सिंह को दे दिया नोटिस कि भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ूंगा, नहीं तो या तो हमारी मान लो। तो जो थे ना, क्या नाम, मान सिंह के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मिर्जा इस्माइल थे। तो मिर्जा इस्माइल इनसे मिल लिए कि अजी देखो कुछ नहीं रखा, आंदोलन में आपकी क्या मांगे हैं हमें बताओ। तो हीरालाल शास्त्री ने बता दी ये मांगे गांधी जी की तरफ से आई। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। उसको अपन बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है ना, जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट की ये शर्त थी कि ठीक है, अब कांग्रेस जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी, और हीरालाल शास्त्री भारत छोड़ो आंदोलन नहीं छेड़ेंगे। तो ये सबको मंजूर नहीं था भाई, इनके चेले और भी तो थे, ठीक है। इनका एक चेला था जिसका नाम था बाबा हरीशचंद्र, ठीक है ना, बाबा हरीशचंद्र, बाबा हरीशचंद्र, बाबा हरीशचंद्र। ये वैसे हिस्ट्री में आएगा। बाबा हरीशचंद्र ने बोला कि यार मेरा शास्त्री आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे थोड़ी। गांधी जी ने बोला और तुम तो मिर्जा इस्माइल से मिल लिए, तो ऐसे थोड़ी होता कोई। तो फिर हीरालाल शास्त्री ने एक तरह से संन्यास ले लिया था राजनीति से। फिर जवाहरलाल नेहरू बैठे बैठे दिल्ली से सब देख रहे थे कि यार ये फूट पड़ना तो अच्छा नहीं कांग्रेस में,
तो फिर उन्होंने बुलाया दोनों को, शास्त्री इधर आओ, बाबा हरिचंद तुम इधर आओ, बैठो सुनो, अच्छी बात नहीं है ये। तो हीरालाल शास्त्री ने बोला गलती हो गई, मैं क्या करूँ, मैं बुरा थोड़ा ना चाहता था भाई, मांगे ही तो मांग, जो अपन आंदोलन करके मनवाते वो महाराजा ऐसे मान गए तो उसमें दिक्कत क्या है। तो बाबा हरिचंद ने बोला दिक्कत तो हुई, इसका तो मतलब तुम तो इनके हो गए, राजशाही के हो गए तुम तो ऐसे इनसे कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, इसलिए हीरालाल शास्त्री इम्पोर्टेंट। फिर उन्होंने संन्यास ले लिया था बाद में, और फिर मतलब देश आज़ाद होने के बाद ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे थे। तो ये हीरालाल शास्त्री, तो मैंने जो बात चालू की थी ना कि अपन डिसीजन तो कुछ लेते हैं लेकिन फिर अच्छा सोच के अपन लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन किस करवट बैठेगा ये समय की गर्त में छुपा रहता है, वो समय डिसाइड करता है कि तुमने सही फैसला लिया था या गलत फैसला। तो हीरालाल शास्त्री से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना था लेकिन मिर्जा इस्माइल के साथ समझौता हो गया, ठीक है ना, तो मिर्जा इस्माइल मतलब मान सिंह से समझौता हो गया, ठीक है, मान सिंह सेकेंड, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन नहीं छेड़ा जयपुर रियासत में, लेकिन बाबा हरिश्चंद्र जैसे जो थे ना वो नाराज हो गए और उन्होंने एक अलग गुट बना लिया था जिसको बोलते थे आज़ाद मोर्चा। आज़ाद हिंद फौज तो सुभाष चंद्र बोस की थी, ये था आज़ाद मोर्चा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये सारा हीरालाल शास्त्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए हीरालाल शास्त्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर चूंकि जैसे भाई राजनीति में तो बहुत कुछ किया ही था, फिर इनके जैसे कद को देखते हुए फिर जब 49 के अंदर जब अपना ये एकीकरण पूरा हुआ तभी नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री सीएम राजस्थान के ये बने। वो एकीकरण पढ़ेंगे ना और तब और आएगा, लेकिन ऐसे इनके साथ ये मतलब एक मिस हैपनिंग जुड़ी हुई है, सोचा कुछ था लेकिन हुआ कुछ, समझ गए। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं रत्ना शास्त्री, ये इनकी वाइफ है, वाइफ ऑफ हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, किसका, रत्ना शास्त्री का। हीरालाल शास्त्री का जन्म तो कहाँ हुआ था, जोबनेर में, और वाइफ रत्ना शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में। और इनकी फाउंडर, इन्होंने फाउंडर स्कूल जो आज तो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है, फाउंडर ऑफ वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है ना, वनस्थली विद्यापीठ। एक्चुअली क्या था, इनकी डॉटर थी तो उसकी काफ़ी यंग एज में डेथ हो गई थी, करीबन 12-13 साल में, तो उससे फिर ये मतलब हीरालाल शास्त्री तो वैसे ही चोट लग चुकी थी राजनीति में, फिर बार से वैसे टूट गए, फिर थोड़ा सा ये मतलब बिल्कुल एकांत में जाके और फिर ये वनस्थली विद्यापीठ से जुड़ गए और थ्रू आउट लाइफ फिर ये उसी से जुड़े ऐसे, ठीक है। हीरालाल शास्त्री, रत्ना शास्त्री, ऐसे। नहीं 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 नहीं, इलेक्टेड के अंदर टीकाराम पाली हुआ सब, वो भी इनको नॉमिनेटेड इसलिए रखा क्योंकि इनका कद था, उस समय कांग्रेस में इनसे ऊपर कोई नहीं था। वो बात दूसरी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो कैलकुलेशन गड़बड़ाई मिर्जा इस्माइल के साथ, जेंटलमैन एग्रीमेंट, वो चीज़ अलग थी, लेकिन पूर्वी राजस्थान में इनका कद का कोई व्यक्ति नहीं था उस समय। लेकिन फिर पॉपुलर भी नहीं थे भाई, जनता के बीच में पॉपुलर नहीं थे ना। जनता के बीच में पॉपुलर क्यों नहीं हुए, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा नहीं। तो बाबा हरिश्चंद्र ने तो डिफेम कर दिया था इनको एक तरह से कि तुम तो मिल गए किसके साथ, राजा के साथ, ऐसे है ना। तो फिर जनता ने जब वोट से जीतने की बात आई तो खड़े ही नहीं हुए, पता था हारना निश्चित है, टीकाराम पाली, ऐसे समझ गई थी चीज ये। तो हीरालाल शास्त्री, रत्ना शास्त्री, वनस्थली विद्यापीठ। फिर वनस्थली विद्यापीठ थोड़ा अपन और पढ़ेंगे और आएगा। चलो अब फिर ज़्यादा इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, फिर अपन फालतू परेशान होंगे, क्या मतलब मिलेगा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गायत्री देवी, सुन लो एक बार, है ना, मिटाना। तो वैसे अपन वेल नोन बेसिक चीज़ें तो गायत्री देवी के बारे में जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और एक दो चीज़ें जान लो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो इनका ये लाइफ ड्यूरेशन लिखा हुआ है 1919 से लेके 2009, तो 9 तो दोनों तरफ ही आ रहा है ना भाई, 9 इधर भी आ रहा है, 9 इधर भी आ रहा है, ठीक है, तो कुछ तो याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। और ये 11 है तो इसमें 00 है भाई, 1919 1919 का वैसे अधिनियम भी है वेल नॉन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और ये 2009, ठीक है ना। ऐसे अपन को ध्यान रखना 1919 भाई, इसमें यहाँ 11 है और यहाँ 00 है, ठीक है, और फिर 99 तो दोनों के अंदर आ ही रहा है। तो कुछ तो इमेज मैंने बनवाई थी 1919 और 20/9 2009, ये इनका पूरा ओवरऑल लाइफ स्पैन है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ वाइफ ऑफ सवाई मानसिंह, ठीक है ना। सवाई मानसिंह, या तो सवाई मानसिंह बोल दो या मानसिंह सेकंड बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। मानसिंह 2 ही हुए हैं, जयसिंह 3 हुए हैं जयपुर की हिस्ट्री में, तो या तो मानसिंह सेकंड बोल दो या सवाई मानसिंह बोल दो। ये अभी
कल तक ये थोड़ा सा और रहेगा, फिर मैं आपको लिस्ट दे दूंगा ना, फिर सही हो जाएगा। सवाई का हाँ वो इसलिए ना, जैसे मैं इसलिए ये क्या है, जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि या तो मानसिंह बोलो या सवाई मानसिंह बोलो, मानसिंह सेकंड बोलो, तो जैसे ये दो मानसिंह है, मानसिंह दो है ना मानसिंह, तो पहले वाले का तो टाइटल था मिर्जा राजा और दूसरे वाले का टाइटल था सवाई, ठीक है ना। और इसको तो अपन बोलते हैं मानसिंह फर्स्ट और इसको बोलते हैं मानसिंह सेकंड, समझ रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ या तो सवाई मानसिंह बोलो या मानसिंह सेकंड बोलो, बात एक ही है, लेकिन दोनों को मिला नहीं सकते सवाई मानसिंह सेकंड, ये तो कोई हुआ ही नहीं, दोनों में से एक ही है ऐसे। अब या तो मिर्जा राजा मानसिंह बोल दो या मानसिंह फर्स्ट बोल दो ऐसे। तो जैसे बुक्स में ना ज़्यादातर जैसे गाइड बुक्स उन्होंने लिखा हुआ है सवाई मानसिंह द्वितीय, तो कोई है ही नहीं सवाई मानसिंह द्वितीय, तो वो सवाई मानसिंह है या मानसिंह द्वितीय ऐसे। सवाई मानसिंह द्वितीय बोलने का मतलब ये हो जाता है कि सवाई मानसिंह फर्स्ट भी कोई है और सवाई मानसिंह सेकंड भी कोई है, दो। जैसे राम सिंह है, सवाई राम सिंह भी है और सवाई राम सिंह फर्स्ट भी और सवाई राम सिंह सेकंड भी है, सवाई माधो सिंह फर्स्ट भी और सवाई माधो सिंह सेकंड भी है ऐसे। सवाई जयसिंह सेकंड भी है और सवाई जयसिंह थर्ड भी है ऐसे, है ना। तो उसमें अभी डिटेल में मत जाओ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वो टेबल देखेंगे सब समझ में आ जाएगा, अभी मेरे ऊपर छोड़ दो वो, ठीक है ना। तो ये वाइफ थी किसकी, मानसिंह सेकंड की या सवाई मानसिंह। ये सवाई मानसिंह का कार्यकाल लिखा हुआ है 1922 से 49। वैसे क्या थे ये 70 तक थे, है ना, लेकिन 49 के अंदर जो था ना राजशाही जो थी वो खत्म कर दी गई थी भाई, एकीकरण हो गया था, 7वें चरण में राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था, तो डेमोक्रेसी आ गई थी, लोकतंत्र, तो ये राजशाही खत्म हो गई थी मानसिंह के साथ, ठीक है ना 1949। लेकिन ये 70 तक बने रहे, अभी अपन पढ़ेंगे जब जयपुर स्टेट की पूरी हिस्ट्री आएगी, वाइफ ऑफ, है ना। फिर 1949 में हुआ क्या, एंड ऑफ प्रिंसली रूल, जो एक रियासत जो चली आ रही थी वो खत्म हो गया और डेमोक्रेसी आ गई। इनको राजमाता का दर्जा मिला रहा 1939 से लेकर 70 तक। फिर 70 में क्यों खत्म हुआ, क्योंकि भवानी सिंह सीन में आ जाते हैं 70 में, ठीक है ना, आएगा सब देखेंगे मरुधर कंवर आगे सारा। तो राजमाता ये बनी रही 1939 से 70 तक। फिर क्या है, अब उसमें क्या है ना, ज़्यादा जैसे उसमें आप डीप में मत जाओ कि जैसे टोटल क्वींस कितनी और फिर क्या इनका दर्जा था वगैरह, उसमें नहीं जाना अपने को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल लाइसेंस पालो उसके बाद में इंपॉर्टेंट है, फिर पढ़ते रहना बैठे बैठे। बाकी अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे जब आएगा ना सवाई मानसिंह, जब हिस्ट्री में जब अपन पढ़ेंगे तब अपन, अभी गायत्री देवी पढ़ रहे हैं इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना इनका पॉलिटिकल कैरियर, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये संसद के लिए चुनी गई, लेकिन लोकसभा के लिए चुनी गई है, राज्यसभा के लिए कभी नहीं चुनी गई है, ठीक है ना। और लोकसभा के लिए कितनी बार चुनी गई हैं, 3 बार चुनी गई, और तीनों बार जो है ना ये लगातार है भाई। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो 62 में 5 जोड़े तो 67, 67 में 5 जोड़े तो 71, मतलब 72 होना था, लेकिन वो पहले डिसॉल्व हो गई थी ऐसा। तो लगातार चुनी गई, सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, लगातार, है ना, 3 टाइम्स कॉन्टिन्यूस लगातार। भाई टुकड़े में तो ये हो जाता है कि चलो चीज़ अलग है, अब जैसे मोदी हैं 2 साल लगातार, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये कोई नहीं जानता है कि नहीं। तो एमपी रही लोकसभा की और 3 टाइम 1962, 67 और रही है। और ये 62 में जैसे क्या है, इसको थोड़ा अपन याद कैसे रखेंगे, ये जो 62 है ना, ये इंडो चाइना वार था ये, ठीक है, इंडो चाइना वार, ठीक है। भारत चीन युद्ध हुआ था 62 में, 65 कैसे 67 में कुछ, लेकिन 65 में जो अपन देखते हैं इधर पश्चिमी पाकिस्तान जो था इसके साथ युद्ध हुआ था, और 71 में अपना बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था, इंडिया बांग्लादेश, हाँ इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। मतलब जैसे ये इंडिया है ना, जैसे अपने ये इंडिया है, तो इधर तो ये है पाकिस्तान, तो इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं लाहौर वाला, और इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे अपने, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वाले को, क्योंकि इंडिया के ईस्ट में था, और ये लाहौर वाला इंडिया के वेस्ट में था, तो इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। रेड क्लिफ रेखा, दोनों के बीच में जो रेखा थी उसको रेड क्लिफ बोलते थे, है ना। तो 1070 1070 आएगा, अभी पढ़ेंगे सारा आएगा, जब राजस्थान पढ़ेंगे, रेड क्लिफ राजस्थान है ना। तो 2 वार है ना, दोनों वार आप ध्यान रखो। मतलब ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस समय तक जुड़ी रही, किस समय तक ये लोकसभा सदस्य थी, है ना। 62 से लेके 3 बार जुड़ी, 62, 67 और 71, समझ गए। अब 71 में जैसे चुनी गई तो 5 साल के लिए तो रहेंगी ना, 71 में तीसरी लोग मतलब लोकसभा में आई तो 5 साल तो रहेंगी, तो मतलब ये 75 तक ये लोकसभा सदस्य रही।
75 में हुआ क्या कि इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी ने उठा के इनको कहाँ डाल दिया था, जेल में डाल दिया था, तिहाड़ जेल के अंदर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हुआ क्या, अब जैसे देखो किस्मत आदमी की कुछ और ही होती है, अपन सोचते कुछ लेकिन किस्मत कुछ और ही चलती है। अब इनके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, दिक्कत तो क्या कह लो, कि वो कोइंसिडेंस ही मान लो कि इनका जो पॉलिटिकल कैरियर था पूरा शुरू से लेके अंत तक, मतलब शुरुआत, फिर वो क्लाइमैक्स और फिर वो अंत, वो सारा किसके साथ जुड़ गया, वो इंदिरा गांधी के साथ जुड़ गया। मतलब इंदिरा गांधी का जो अपन पॉलिटिकल करियर देखते हैं ना, इंदिरा गांधी का पूरा पॉलिटिकल करियर है 1966 से 77 तक, और गायत्री देवी का क्या है 1962 से 75 तक। तो ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं दोनों। बस ये गायत्री देवी, अब की स्टार कर लो, कुछ ही कर लो। अब जैसे था क्या, अब ये जैसे इंदिरा गांधी और गायत्री देवी दोनों जो अपने शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ पढ़ते थे ये दोनों ही, रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों साथ में ही। तो जब जैसे समर वेकेशन हुआ करती थी या विंटर वेकेशन होती थी, तो गायत्री देवी तो चूँकि जैसे भाई जलपाईगुड़ी महाराजा की बेटी थी, और फिर बाद में शादी भी हुई तो जैसे रियासत में, अच्छा तो जलपाईगुड़ी महाराजा की, तो उनको लेने जैसे छुट्टी होती थी ना, जैसे रोज छुट्टी होती है या जैसे समर, तो हाथी घोड़े और पालकी उनको लेने आते थे, है कि नहीं। और इंदिरा गांधी जैसे थी, तो इंदिरा गांधी भी जैसे वेल नोन परिवार से थी, आनंद फैमिली, मतलब अपने इलाहाबाद आनंद भवन से, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, है कि नहीं। तो इनको जैसे लेने एक वो नॉर्मल एम्बेसडर कार आया करती थी, भाई कार भी चलो दो आ गई, लेकिन वो हाथी घोड़े वो तो कहाँ से लिए आए मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू, वो तो नहीं ला सकते ना। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा कार भेज सकते, दो की जगह तीन भेज दी, तीन की जगह चार भेज दी, दो अर्दली भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन वो नहीं, एक तो ये थोड़ा सा था लफड़ा। दूसरा क्या इशू था कि गायत्री देवी मतलब शुरू से एक ब्यूटी आइकन थी, और इंदिरा गांधी कंपेरेटिवली उतनी नहीं थी तो वो भी, लेकिन उतनी नहीं थी। फिर जैसे क्या है, गायत्री देवी की तो जैसे मतलब लास्ट तक मतलब सिर में एक भी मतलब सफ़ेद बाल नहीं, और इंदिरा गांधी की काफ़ी यंग एज में, जैसे आप इंदिरा गांधी की फोटो देखना, जैसे बीच में से जैसे बिल्कुल वाइट है, वो उनको बिल्कुल यंग एज में आ गए। तो फिर थोड़ा सा एक वो भी, लेकिन है कि नहीं, जेलेसी है ना। तो वो जेलेसी, अब ये तो कुदरती, अपने हाथ में थोड़ी है कुछ क्या। तो मतलब इंदिरा गांधी ने हमेशा से ये ठाना कि अपनी इनसे बनती नहीं, और फिर वैसे भी जैसे भाई ये तो कांग्रेसी थे भाई इंदिरा गांधी, तो इनको तो सिखाया ही है गया कि राजा महाराजा जनता का शोषण करते हैं, रहते रहते कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ रखा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो राजशाही का अंत करेगा और फिर लोकतंत्र आएगा। तो फिर वैसे भी क्लास में दोनों दूर दूर बैठते, एक इधर एक इधर, और फिर जब कभी भी जैसे यूँ शोषण की बात आए तो इंदिरा गांधी तो भाषण देने लग जाए कि ऐसे राजा, ऐसे है राजा, वैसे। फिर गायत्री देवी उनको बैठे बैठो, मुझे ही बोलने दो एक बार, हम जनता को पालते हैं पोषक हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन दोनों नहीं माने एक दूसरे के, भाई दोनों का क्षेत्र अलग अलग, खैर जो भी था। लेकिन जब ये लोकसभा में गई चुन के, तो पहले तो गायत्री देवी आ गई, फिर 4 साल बाद पीछे पीछे इंदिरा गांधी भी आ गई, फिर वहाँ लोकसभा में भी तनातनी सारा ऐसे। अब बचपन ही जब ऐसे बीता है कलेश में, तो खैर वो चलता रहा आगे। फिर जैसे हुआ क्या, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, यहीं जैसे अपन पढ़ेंगे ना 2-3 चीज़ें, तो वो तभी समझ में आएंगी। इसको मिटा देते हैं एक बार, है ना, थोड़ा सा, है ना। तो ये तो समझ गए, टेंशन मत करो, वो तो है नहीं, क्लीन ऑल पे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। वैसे हो ही रहा, आपको सारा वीडियो मिल ही जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आराम से देख लेना, टेंशन मत आओ। ये होगा। फिर क्या है, देखो जो उनकी पार्टी थी वो स्वतंत्रता पार्टी थी, स्वतंत्रता पार्टी, कांग्रेस बीजेपी नहीं। आप सोचोगे कि कांग्रेस को तो चलो इंदिरा गांधी, तो बीजेपी तो सीन में नहीं थी उस समय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो तो बहुत बाद में आएगी। स्वतंत्रता पार्टी, एसपी, समाजवादी पार्टी नहीं, स्वतंत्रता पार्टी। और स्वतंत्रता पार्टी किसकी थी, ये सी राजगोपालाचारी की थी, ठीक है ना। सी राजगोपालाचारी एक वेल नोन जैसे अपने हुए हैं, और वाइस प्रेसिडेंट भी जैसे ये रहे। और सी राजगोपालाचारी थे, वो खुद क्या थे, वो एंटी कांग्रेस थे और एंटी इंदिरा गांधी थे सी राजगोपालाचारी। तो वही चाणक्य नीति, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ठीक है। तो गायत्री देवी की इंदिरा गांधी से नहीं बनती थी, तो इसलिए गायत्री देवी को पकड़ा किसने कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस के खिलाफ, किसको, सी राजगोपाल। क्योंकि एक्चुअली क्या, जब आप मॉडर्न इंडिया आप पढ़ोगे, तो मतलब पाकिस्तान से अपनी तनातनी चली रही थी जिन्ना से, तो पाकिस्तान के साथ क्या करें, है ना, इसको अलग कर दें, क्या करें। तो ये राजगोपालाचारी एक फार्मूला लेके आए थे, उसको CR फार्मूला बोलते हैं। CR तो इसलिए सी राजगोपालाचारी, CR फार्मूला, मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कैसे जैसे एक तनातनी दूर हो। तो उसके अंदर जो इनके प्रपोजल थे वो काफ़ी रेडिकल थे, तो गांधी ने बोला था रहने दो, तुम्हारा फार्मूला तुम्हारे पास रखो तुम। तो उन्होंने तो मतलब इंडिया छोड़ने की तक की और मुस्लिम लीग में मिलने तक की
मन मना लिया था, लेकिन फिर समझाया ये तो ज़्यादा वो उग्र भी मत हो, है ना, भारत के हो, भारत में रहो। तो फिर लेकिन इन्होंने भाई अंदर से गुस्सा तो था ही, वो गुस्सा निकाला कैसे, मतलब अब कांग्रेस को सखाना मजा, सलामत यार फार्मूला दे रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ समझौता करना चाहते हैं और तुम ऐसे बोल रहे हो, मानते ही नहीं हो कोई गांधी, वही नेहरू सब इनकी चलती है, ऐसे थोड़ी होता है, हमें तो कोई सुनता ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने भी इसलिए छोड़ी थी कांग्रेस, तो सुभाष चंद्र बोस को भी ये लगता था यार कोई सुनते तो है नहीं है, गांधी जी के वजह बने रहो तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया 1939 के अंदर, फिर गए जापान। ठीक है, तो स्वतंत्रता पार्टी से, ये इंपॉर्टेंट है, पार्टी क्या थी इनकी, स्वतंत्रता पार्टी सिराज। फिर क्या हुआ 1962 में पहली बार जब ये लड़ी जीती तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडस्लाइड विक्ट्री, ठीक है ना, मतलब इन जो इन्होंने अपोनेंट को हराया तो वो हराने वाला जो औसत था, जैसे देखो इनको मिले थे 86% वोट गायत्री देवी को 1,92,000 2,46,000 में से, और डिफीटेड इन्होंने हराया था डिफीटेड कांग्रेस कैंडिडेट शारदा देवी, और शारदा देवी को मात्र 14% वोट मिले थे, समझ रहे हो। तो करीबन 70% का दोनों के अंदर, 72% का दोनों के अंदर डिफरेंस था, जो आज तक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हार और जीत का जो अंतर होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने जो जोशी अपने स्पीकर सीपी जोशी एक वोट से आ रहे थे, है कि नहीं, तो वो तो बहुत क्लोज था, और ये तो देखो कितना ऑलमोस्ट 72% की दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ये आज तक भी ये डिफरेंस है, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है इनका ये मुकाम। तो अब उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि जनता के मन में क्या चल रही थी। भाई जनता ऐसी थोड़ी ना कि भाई ठीक है आप कुछ को डरा धमका के वोट ले लेते, लेकिन इतनी ज़्यादा जनता ने आपको वोट दिया तो इसका मतलब पॉपुलर तो थे, है कि नहीं। तो इंदिरा गांधी फिर और जेलस हो गई, तो इन्होंने तो ये जनता को डरा कर ऐसे ये वोट लिए, कैसे थे, शारदा देवी ऐसे से हार ही नहीं सकती। फिर इंदिरा गांधी ने भी फिर बाएं तान ली, और फिर जब 66 में आई तो फिर वो कलेश से यात्री कि भाई ये कांग्रेस की थी, कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी तो कांग्रेस ही और शारदा देवी कांग्रेस ही, तो कांग्रेस को तो मतलब आपने पत्ता ही साफ कर दिया। तो कांग्रेस को साफ करने का मतलब नेहरू को साफ कर देना, जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू का मतलब इंदिरा गांधी साफ। फिर वही शांति निकेतन वापस याद आ गया, छोड़ेंगे नहीं ऐसे। तो चलो मौका आने दो, मौका आने दो, कैसे तलाशें अपन। तो ये तलाश खत्म होती है थोड़े दिनों बाद ही, कैसे देखते हैं अपन, आगे अपन चलें। फिर क्या हुआ, यहाँ तक तो कहानी समझ गए ना, यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट है वो ये लोकसभा 62 है ना, 1962 में सबसे पहली बार, और लैंडस्लाइड विक्ट्री हराया किसको, शारदा देवी को। शारदा देवी किस पार्टी कैंडिडेट, और गायत्री देवी किस पार्टी की, समाजवादी पार्टी नहीं है, स्वतंत्रता पार्टी श्री राजगोपालाचारी की। कहीं बीजेपी मत जोड़ देना आप जबरदस्ती इसमें। ये हुआ, ऐसे चले अपन। अच्छा पेज 12-13 धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा। ओह माय गॉड, चलो ये दिख रहा है, इतना दिख रहा है ना, सही है। ओह यस 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 यस, मतलब 3 का अलग टच आ जाता बिल्कुल। ठीक है, आओ, है ना। तो वहाँ तक आ गए। फिर जैसे ये चलता रहा भाई, 65 में 66 में भाई, 62 में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री, फिर 4 साल बाद इंदिरा गांधी सीन में आ गई, तो इंदिरा गांधी को बदला तो लेना ही। फिर 1971 में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने जो निकाली भड़ास, वो प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। प्रीवी पर्स अबोलिश्ड बाय इंदिरा गांधी। प्रीवी पर्स ये पीपी ये क्या हुआ करता था कि जब 49 में एकीकरण पूरा हुआ तो इस शर्त पे एकीकरण पे साइन किए थे महाराजा मान सिंह ने कि एक प्रीवी पर्स का मतलब क्या होता है, पर्स का मतलब उसके अंदर पैसे रखे जाएंगे, और प्रीवी का मतलब क्या होता है, प्रीवी का मतलब होता है शाही खर्चे के लिए। तो भाई जितने भी लैंड रेवेन्यू के सोर्सेज थे इन्होंने सरेंडर कर दिए थे भारत सरकार को, जयपुर रियासत ने। तो बदले में भारत सरकार ने ये बोला था कि हम आपको कुछ खर्चा दे देंगे जो आपका एक जो शाही जो रहन सहन है वो कैसे मेंटेन रहे। तो ये प्रीवी पर्स 49 से 71 तक चला आ रहा था। ये क्वेश्चन आता है, ये प्रीवी पर्स किसने खत्म किया, इंदिरा गांधी ने खत्म किया, ठीक है ना। और कब खत्म किया, 1971 में खत्म किया।
कि तुमको अब एक भी पैसा नहीं देंगे, हम एक भी पैसा नहीं देंगे। एक भी से क्या याद आएगा कि इकाई का अंक 1 है, तो 71 तो याद रह जाएगा ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने खत्म किया? इंदिरा गांधी ने खत्म। तो इंदिरा गांधी का मानना ये था कि यार इतना टाइम हो गया तुमको देते देते, 49 मतलब 50 से 70 तक 20 साल तक दे ही रहे हैं, तो अब तुम्हारे खर्चे कम कर लो, हम ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि भारत सरकार के ही खर्चे बहुत ज़्यादा है, वो ही नहीं, तो अपने खर्चे कम करो। ठीक है, तो ये फिर क्या था, अब जैसे ये रहा, अब इसके बाद क्या है, 1975 के अंदर अपने 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी का तो जो सीन है वो सारा अलग ही था, लेकिन इसने जितने भी इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे इंदिरा गांधी को, उनको सबको पकड़ के डाल दिया कहाँ, तिहाड़ जेल। तो इनको तो तिहाड़ जेल में डाल दिया। और जो अपन देखते हैं कि जयगढ़ के अंदर सोने की जो एक खोज चालू हुई थी, वो ये 1975 की बात है। मतलब पानी के जो टाँके उनको खाली करके, और पूरा जैसे बोला जाता है कि जयपुर दिल्ली तक वो पूरा इस हाईवे को सील कर दिया गया था, और ट्रक भर के सोना गया था, है ना। देखा किसी ने नहीं है ये, लेकिन है ना। हाँ, ये 75 की बात है, 1975 की। भवानी सिंह पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा ये 1900। हाँ, इमरजेंसी 2 साल चली थी, ठीक है, 2 साल चली थी। और इमरजेंसी के दौरान ही, मतलब जून 75 में लगी थी, 25 जून 75 को, तो पहले दिन ही उठा के जितने भी कांग्रेस के एंटी थे, तो क्या पार्टी थी इनकी, क्या थी, स्वतंत्र पार्टी थी। और वो शारदा देवी को हराया था। हराया क्या था, साफ ही कर दिया था। शारदा देवी ने फिर कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं करी, मुझे नहीं चाहिए। वो जबरदस्ती भाई कांग्रेस उठा के लिए आए थे, तुमको गायत्री देवी के सामने लड़ना है, ऐसे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या था, जैसे कांग्रेस की जैसे ये फजीती जो हुई ना जयपुर में, इसमें बहुत बड़ा योगदान था, जो मैंने आपको बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन, हीरालाल शास्त्री। जनता ने देखा यार कांग्रेस से तो ये तो मतलब बिक जाते हैं ऐसे। कल तक तो गांधी गांधी कर रहे थे, और कमरे के अंदर जब घुसे हीरालाल शास्त्री तो महात्मा गांधी से बोल रहे थे, और जब कमरे से बाहर निकले जेंटलमैन एग्रीमेंट के बाद, मान सिंह जिंदाबाद, मान सिंह जिंदाबाद। अरे यार ये क्या होता है, इससे थोड़ा बेचता तुमको। तो बाबा ऋषि ने बोला तुम बैठ जाओ, तुम हो गया मान सिंह जिंदाबाद, है ना। तो मतलब लेकिन वो भी गलत नहीं थे भाई, जनता को क्यों अपन कष्ट में डालें, वैसी बेचारी गरीब जनता है कि नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह सब सही थे, ठीक है ना। तो 5 मंथ इनको तिहाड़ जेल के अंदर रखा, दिल्ली के अंदर है। कई बार क्वेश्चन पूछा तिहाड़ जेल कहाँ है, तो ये बिहार में नहीं है, नाम ऐसा लगता है तिहाड़, पता नहीं बिहार के अंदर है, तो ये दिल्ली में, ये रोहिणी है ना अपने उस तरफ है। फिर क्या है, जब ये फिर उन्होंने देखा कि कोई मतलब है नहीं, तो फिर ये 75 के अंदर ये रिटायर हो गई थी, ठीक है ना। शी रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड पब्लिश्ड हर बायोग्राफी ए प्रिंसेस रिमेंबर, है ना। ये पूछा जाता है इनकी बायोग्राफी का नाम, ऑटोबायोग्राफी नहीं है ये, बायोग्राफी। ऑटो तो क्या हो जाती है, जैसे ऑटो स्टार्ट बोलते हैं ना अपन, खुद ने लिखी होती, तो वो आत्मकथा थी। तो ये ए प्रिंसेस रिमेंबर, है ना, एक राजकुमारी की याददाश्त। तो वो याददाश्त नहीं है, वो सारे दूसरे अपने लिखे हैं। ये जितनी मैंने आपको लीला सुनाई ना पिछले 10 मिनट में, ये इसी में लिखी हुई। भाई मैं उस समय जिंदा थोड़ी था, तो मुझे पता है, मैंने पढ़ी है, तो उस समय ध्यान है, ठीक है ना। ए प्रिंसेस रिमेंबर रिटन बाई, ये कौन है, शांताराम आहूजा, शांताराम राव, 1976 के अंदर, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना जो इसमें बुक में लिखी हैं, ये तिहाड़ जेल में इंदिरा गांधी ने लिखी थी, वो सॉरी गायत्री देवी ने लिखी थी, क्योंकि लड़ने तो थी, तो तिहाड़ जेल के अंदर ये डायरी में लिखती थी सारा, कि मतलब गलती कहाँ हुई आखिर, स्टार्स कैसे मतलब मेरे बैठे नहीं, ठीक है ना। फिर सवाल ये आता है कि सर फिर कांग्रेस से भी तो लड़ सकते थे चुनाव, अरे कांग्रेस और राजशाही दोनों अलग क्यों, फिर वही हीरालाल शास्त्री वाली गड़बड़ हो जाती वापस। तो पता चलता है गायत्री देवी को राजघराने से निकाल देते, भाई कांग्रेस से कैसे टिकट ले लोगे ऐसे, ठीक है ना। फिर ये है, फिर इनकी जो बायोग्राफी की, दिस बायोग्राफी आल्सो पब्लिश्ड इन मराठी लैंग्वेज एज ए प्रिंसेस रिमेंबर गायत्री देवी। और फिर इसमें मूवी बनी है, देखो, सी वाज आल्सो द फोकस ऑफ फिल्म मेमोरीज ऑफ हिंदू प्रिंसेस डायरेक्टेड बाय फ्रांसिस लेविस, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है, ए प्रिंसेस, ये ना ए प्रिंसेस रिमेंबर, है ना। इसको अपन राजकुमारी की यादें वैसे ट्रांसलेट नहीं करेंगे, प्रिंसेस को वैसे पूरा हिंदी में लिखा जाएगा, ये प्रिंसेस रिमेंबर, ऐसे प्रिंसेस रिमेंबर, बहुत फेमस किताब है। और जैसे क्या है, जैसे अपने बीबीसी, अब तो बीबीसी जैसे नहीं है था पॉपुलर, बीबीसी पे एक अपने वेल नोन एंकर थे जिनका नाम था संजीव श्रीवास्तव, तो यूट्यूब पे कहीं मिल जाएगी, आप जैसे देखना, बीबीसी एक मुलाकात करके एक चैनल एपिसोड आया करता था, उसमें संजीव श्रीवास्तव की वार्ता है गायत्री देवी के साथ ओरिजिनल, तो उसमें भी उन्होंने कई चीज़ें बताई, इसी से कट है हूँ प्रिंसेस रिमेंबर से।
तो ऐसे करके ये पूरा अपना गायत्री देवी का जो अपना पूरा टेन्योर है वो अपन देखते हैं, किया बहुत कुछ है प्रजा के लिए। वो जो अपन थोड़ा और मानसिंह पढ़ेंगे ना, मानसिंह सेकंड, तो उसमें और वो आएगा। तो यहाँ तक जो समझने वाली बातें थी ना कि संसद में कहाँ से गई है, लोकसभा में गई। कितनी बार गई, 3 बार गई। किस पार्टी से थी, स्वतंत्रता पार्टी से थी। किसको हराया सामने, कांग्रेस की शारदा देवी। और बायोग्राफी का नाम ए प्रिंसेस रिमेंबर। भाई यादें तो थी, अब यादें तो ये सुखद यादें नहीं थी, दुखद यादें थी। अब यादें तो यादें होती। तो उनमें सब उन्होंने जो भी पूरा जेलेसी वेलेसी सब लिखी। ओके, तो ये था। अब इसमें क्या सीट के चक्कर में मत पड़ो, वैसे भी इंटरेस्टिंग आधी से ज्यादा चीजें तो वैसे ही याद हो गई होंगी। चलो फिर अपन आगे देखते हैं मिर्जा इस्माइल, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति। मिर्जा इस्माइल, अब देखो वैसे अगर अपन यूं इसको यूं लिखवाते तो मजा नहीं आता ना। मतलब अगर मैं डिक्टेशन देता या यहीं वो लिखता बोर्ड से और आप कॉपी भरते रहते, अभी एग्जाम दोगे ना तब और पता लगेगा। चलो आओ, मिर्जा इस्माइल है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया MI, ठीक है ना, मिर्जा इस्माइल। तो ये रोड का नाम है, MI रोड, मिर्जा इस्माइल। ये इनका पूरा जीवन काल लिखा हुआ है 83 से 1959। और अभी अपन ने गायत्री देवी का देखा था, वो क्या आया था 1919 से 2000, है ना। तो जैसे लिख लिया करो, जितनी बार इस चीज का रिवीजन करोगे ना ऐसे, उतनी बार अच्छा फीड होगी दिमाग में। और सोचो मैं पेन की इंक क्यों खराब करूं, तो फिर वो गड़बड़, फिर वो चांस खराब होएगा, है ना। 83 से 85। तो जैसे आप थोड़ा सा इसको लिंक करना चाहो ना, तो मैं आपको बताऊं, जैसे जिस तरह से मेरे को याद है वो बता रहा हूं मैं, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे जो है ना, उसका 1885 के अंदर स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। वही कांग्रेस, सोनिया गांधी जिसको अपन बोलते हैं ये। तो उसके 2 साल पहले जन्म हुआ था मिर्जा इस्माइल, ऐसे। और 1959, ठीक है। बर्थ इनका हुआ था बेंगलोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जयपुर से इनका कोई लेना देना नहीं था, है ना। इनको तो बुलाया गया था, ठीक है। क्या जन्मस्थली है इनकी, बेंगलोर। और कार्यस्थली भी बेंगलोर ही थी, समझ रहे हो। मतलब जो अपना गोल्डन एज है, जो गोल्डन टाइम पीरियड है जो एज का, वो इन्होंने बेंगलोर में बिताया, ठीक है। बर्थ बेंगलोर में। और ये दीवान, मतलब प्राइम, एक दीवान का मतलब होता है एक तरह से प्राइम मिनिस्टर। दीवान थे ये PM ऑफ किसके, मैसूर। मतलब दीवान थे PM ऑफ मैसूर। सॉरी, दीवान का मतलब होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, वो वित्त मंत्री, दीवान, दीवान जी, है ना, मैसूर के। और मैसूर बेंगलोर वही चीज़ थी, ठीक है ना। मैसूर पूरी एक रियासत थी, उसका एक छोटा सा स्पॉट था बेंगलोर, ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये मैसूर में रहे कब, 1926 से लेके 41 तक, मतलब दीवान के रूप में। जैसे दीवान अपने देखा ना, तो मैसूर के अंदर ये रहे 26 से 41, गोल्डन एज ऑफ मैसूर। और जो मैसूर के जो अपन गार्डन्स जैसे देखते हैं ना, वेल प्लान सिटी के रूप में जैसे मैसूर जाना जाता है अपने गार्डन्स के लिए, वो गार्डन किसके दिमाग की उपज थी, वो मिर्जा इस्माइल के दिमाग की उपज थी, ठीक है। फिर ये जयपुर में आए। जयपुर में इनका कार्यकाल है 1942 से लेकर 26, सवाई मानसिंह सेकंड, है ना। मतलब सवाई मानसिंह बोल दो या मानसिंह सेकंड बोल दो, यूँ, ठीक है। ये इनका जयपुर के अंदर कार्यकाल, मतलब सवाई मानसिंह सेकंड का ये कार्यकाल है उस समय, डिटेल में। अभी तो बस आप ये देख लो 42 से लेकर 26, 46। और 42 में जैसे मैंने आपको बताया था, अभी जो बाबा हरिश्चंद्र की जो बात कर रहे थे, वो क्या आंदोलन मैंने बताया था आपको, हीरालाल शास्त्री नहीं बताया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में ही ये जयपुर के अंदर आए। तो आपने पता हीरालाल शास्त्री क्यों एंटी हो गए थे जनता से, क्योंकि मिर्जा इस्माइल ने उनको अपनी तरफ मिला लिया था। तो मतलब ये जयपुर में 42 में शुरुआत। अगर मान लो ये 42 से बाद में होते तो वो फिर वो कैसे तुक बैठता भारत छोड़ो आंदोलन में। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी। फिर ये यहाँ से वापस गए तो हैदराबाद के अंदर ये दीवान के पद पे वापस गए। मतलब मैसूर में मेन थे, मैसूर से 42 में आए कहाँ, जयपुर में, और 46 तक रहे। फिर 46 के बाद कहाँ चले गए, क्योंकि इनको थोड़ा थोड़ा लगने लग गया था कि अब एकीकरण होने वाला है। 46 तक ऑलमोस्ट जैसे जो है कि 5 से 6 चरण हो चुके थे, 5 चरण तो पूरे हो चुके थे। तो एकीकरण होने जा रहा है, तो धीरे धीरे फिर यहाँ लोकतंत्र आ जाएगा, तो अपना कोई यहाँ ज़्यादा से है नहीं, तो चलो अपने। और ये हैदराबाद रियासत तो ये तो बहुत लेट जैसे मिली आज़ादी के बाद, ऑपरेशन पोलो यहाँ चला, इंडियन आर्मी भेजनी पड़ी थी, तब हैदराबाद नवाब सरेंडर हुए थे, समझ रहे हो। तो मिर्जा इस्माइल का लेना देना 3 राज्यों से है। सबसे पहले तो मैसूर, दूसरा और तीसरा,
ठीक है ना ऐसे। और इनका जैसे टाइटल है, इनको बोला जाता है वन ऑफ द क्लेवरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। क्लेवरेस्ट के नीचे इसको तो अपन को ध्यान देना है ना, इसको चाणक्य नहीं बोलते हैं, चाणक्य, चाणक्य है ना। तो चाणक्य तो अपन बोलते हैं जो अपने सवाई जयसिंह जो है ना, जयपुर के जो संस्थापक, या सवाई जयसिंह फर्स्ट जिसको बोला जाता है, वो है चाणक्य। सवाई जयसिंह का कार्यकाल क्या था, मैंने बताया था क्या कुछ, 1700 से और 740 वेरी गुड, तो थोड़ा थोड़ा याद हुआ ना, तो 00, ठीक है ना। डी सवाई जयसिंह। तो राजस्थान का चाणक्य किसको बोला जाता है, सवाई जयसिंह, क्योंकि वो भी समझ लेते थे कि भाई हवा का रुख किधर है। और फिर जैसे राजनीति थोड़ा अपन पढ़ेंगे, जैसे हुडा सम्मेलन, देवारी सम्मेलन, दोनों को यस कर दिया, उधर मेवाड़ को यस कर दिया कि इस राजकुमारी जो संतान होगी वो महाराजा बनेगा, उधर मारवाड़ को भी यस कर दिया, पहले मारवाड़ को किया था, उधर तुम्हें उससे जो संतान होगी वो राजा बनेगा, तो ईश्वर सिंह भी आ गए राजा बनने, इधर मेवाड़ से माधो सिंह भी आ गए, है कि नहीं। तो दोनों को तुमने कर तो दिया था समझौता, देवारी समझौता, लेकिन वही फिर कब्र बन गया था जयपुर के लिए, गृह युद्ध मराठा, पढ़ेंगे आगे, है ना। तो क्लेवरेस्ट मैन तो है अपने कौन, मिर्जा इस्माइल, और चाणक्य कौन है, सवाई जयसिंह, ये पूछा जाता है दोनों। और मिर्जा इस्माइल को क्लेवरेस्ट क्यों बोलते हैं, क्लेवरेस्ट एक तो आते ही इन्होंने दिखा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट। हो सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जयपुर के अंदर होता, जगह जगह बम फूटते, है कि नहीं, तो माहौल बिगड़ता, तो उसको उन्होंने बिल्कुल शांत कर दिया, है कि नहीं। मतलब जैसे हीरालाल शास्त्री नारे लगाते आए थे, टेबल पे बैठ के बात करी और खुश होके गए, और मान सिंह की जय, मान सिंह की जय करने लगे बाद में, कुछ तो किया ना बैठ के, वो सब वो डायलॉग हुआ, आपसी बातचीत हुई, तभी ऐसे समझ गई थी चीज, ये है। फिर आगे देखें, दो तीन चीजें इनमें और हैं कि और इन्होंने जैसे क्या क्या किया। भाई ऐसे ही थोड़ा बोला जाता है क्लेवरेस्ट, सिर्फ ये, चलो ये तो ठीक है, हीरालाल शास्त्री को तो आपने ले लिया था अपने फेवर में, और क्या किया, आओ देखो। सर इनके जाने के बाद उस रोड का नाम क्या होता था, नहीं उस समय पड़ गया था, अभी देखते हैं देखो कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या किया। मतलब ये अच्छी तरह जानते थे कि जयपुर को तो आप नीचे लिया है, जैसे कि नीचे लिया है ना, कल मैंने बताया था कि सिटी पैलेस में आके आप रहने लग गए, लेकिन ऐसे नीचे लाने से कुछ नहीं होगा भाई। इसके आप एक बार जैसे ठीक है, तुमने पानी वानी की जलमहल वगैरह सब हो गया, समझ में आ गई बात, लेकिन यहाँ एक स्थायी, जैसे जेम्स के लिए जाना जाता है, जेम्स की इंटरनेशनल मतलब वेल नोन जेम सिटी है कि नहीं है, तो इसको जैसे आज जो अपन एम आई रोड पे जैसे देखते हैं, तो आज भी ज़्यादातर जेम्स के जितने भी वेल नोन शोरूम है सब एम आई रोड पे ही। तो मिर्जा इस्माइल का ये कहना था कि ठीक है, वॉल्ड सिटी के अंदर तो आप जनता को रहने दो, जैसे आप एम आई रोड को देखोगे ना तो वॉल्ड सिटी से बाहर है ये, है ना। जैसे त्रिपोलिया वाला जो है वो तो NH11 है अपने आगरा से बीकानेर, और ये वर्ल्ड सिटी से बाहर है। तो इन्होंने बोला कि चाहे ठीक है आप उद्योग व्यापार की व्यवस्था करो, अंदर बोला कि अंदर तो पोल्यूशन होगा, तो आप ऐसा करो परकोटे के बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पूरे उसका एक मार्केट बनाओ आप, जिससे कि एक जयपुर की पहचान बने। तो ये पूरा जैसे अपन देखते हैं सबको एक जगह बैठाना, ये सब मिर्जा इस्माइल की देन थी, ठीक है। तो जैसे अपन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना इसमें कि कैसे क्लेवरेस्ट मैन 1942 से 46 अपने कार्यकाल देखा है, बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एरा ऑफ जयपुर, जिसको अपन बोलते हैं ना औद्योगिक क्रांति, जैसे सांगानेर अपने आप में जैसे आया, और ये जो एम आई रोड जैसे देखते हैं खास तौर पे इंडस्ट्रियल एरा में अपने मतलब है जेम्स एंड ज्वेलरी से हमेशा से जाना जाता था जयपुर। फिर छोटी छोटी जैसे जो जेम्स और ज्वेलरी के अंदर जैसे कुंदनकारी, मीनाकारी जैसे जो अपन देखते हैं, जरी का जैसे जो काम देखते हैं, उसको फेमस पहले भी था, लेकिन एक हब के रूप में डेवलप करना। पहले तो क्या था, जिस कारीगर को जैसे अच्छा लगता था वो कर सकता था, तो उसने करना चालू कर दिया, लेकिन उन्होंने नहीं, स्टेट तुमको अब मदद करेगी, तुमको जगह देगी, तुमको दुकान दी है स्टेट, तुम्हारा माल को स्पॉन्सर करेगी, और पैसे नहीं है तो पैसे देगी। ये सब किसने डाली मान सिंह के दिमाग में चीज़ें मिल जाए, ठीक है ना। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो अपन देखते हैं न्यू गेट के बिल्कुल बगल में, ये मिर्जा इस्माइल की देन नहीं है कि पूरा कंट्रोल करेंगे अपन कॉमर्स को, ऐसा नहीं कोई आ रहा है कोई बेच रहा है, नो, स्टेट स्पॉन्सर करेगी, स्टेट उससे एक टैक्स में हिस्सा लेगी, और स्टेट उसके हर सुख दुख में साथ देगी। मर्चेंट के सुख दुख का मतलब कहीं से माल लाना है तो स्टेट मदद करेगी, माल बिक नहीं रहा है कहीं फंस गया स्टेट मदद करेगी, हाँ जयपुर में चार। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं बिरला जो थे इनके बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है ना। बिरला भी एंटरप्रेन्योर थे, वेल नोन, मतलब पैसे से मतलब था। इस समय जो बिरला जो सीन में थे वो थे एक तो BM
और एक जीडी घनश्याम दास बिरला, है ना। बीएम का मैं फुल फॉर्म भूल रहा हूँ क्या है, एक वैसे लिस्ट है नोट्स में आगे लिखा हुआ बिरला फैमिली आएगी, जैसे बीएम बिरला ऑडिटोरियम जैसे देखते हैं ये बीएम के नाम के पीछे है। और जीडी बिरला जो है, ये बिरला टेम्पल जो जिनका बनाया है वो जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला। ये सब संतान थी बलदेव दास बिरला की, बीडी बिरला। एक बना हुआ आगे नोट्स के अंदर है पूरा बिरला ट्री, है ना। तो बिरला इनके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। अब बिरला इसलिए बेस्ट फ्रेंड थे क्योंकि बिरला का व्यापार था बॉम्बे के अंदर, उधर मैसूर गोल्ड के लिए जाना ही जाता था, आज भी जो गोल्ड माइन अपनी मैसूर में ही है। तो बिरला इनके बेस्ट फ्रेंड थे। तो इन्होंने बिरलास को पूरा बताया कि ठीक है आके जयपुर में इन्वेस्ट करो, पैसे में ही कुछ नहीं रखा, थोड़ा एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अब जैसे तुम्हारे पास कारीगर हैं, कारीगर को तुम दूर दूर से बुलाओगे फारस ईरान से, तो उसमें खर्चा ज़्यादा होएगा। तो क्यों नहीं तुम एजुकेशन को प्रमोट करो और वोकेशनल एजुकेशन लाओ, बच्चों को यहीं तैयार करो, हुनर यहीं डालो। तो ये सब बिरला का एजुकेशन की तरफ माइंड किसने डाइवर्ट किया, और एक प्लान तरीके से राजस्थान में ही काम करना है, कलकत्ता बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, यही जयपुर में बहुत स्कोप है। तो ये किसने बताया बिरला को सबसे पहले, यहाँ इन्वेस्ट करो ना पैसा, राजशाही सब कोई लेना देना नहीं है, व्यापार कौन संभालेगा जयपुर का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स संभालेगा। तो क्यों टेंशन करते हो पैसे डूबेंगे, हम बैठे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पूरा बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठते हैं, सारा तब डिसीजन होता। फिर जैसे बिट्स में अपन जैसे देखते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, ये डबल टी हो गया, ये एक ही टी है बिट्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये ब्रेन चाइल्ड ऑफ किसका है, किसने डाला, बिरला। नहीं तो बिरला तो व्यापार में ध्यान देते थे, पैसे इन्वेस्ट करने अपने को तो, लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में लाना कि यहाँ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करो, जिससे कि बाहर से लेबर नहीं लानी पड़े तुमको। एक तो कारीगर आएगा मान लो फारस से, और एक यहीं को आपने ट्रेन कर दिया, है ना। तो मिर्जा इस्माइल। फिर मॉडर्न बिल्डिंग्स ऑफ जयपुर, जितना भी परकोटे के बाहर अपन बिल्डिंग देखते हैं, खास तौर पे पूरा एमआई रोड पे, ये किसकी दिमाग की उपज है, मिर्जा इस्माइल की। अब देख लो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेके ठेठ आप चले जाओ खासाकोटी सर्किल तक, पूरा खास तौर पे पुलिस मेमोरियल तक। मतलब जैसे आप देखोगे ना, जैसे बनावट देखोगे तो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म बनावट है, मतलब G+1 के अंदर, और मतलब कोई कंजेस्टेड नहीं है, दोनों तब मतलब बढ़िया से झरोके और सब पूरा एक दूसरे पे। जैसे ऊपर से जैसे यहाँ जैसे क्या होता था, जैसे आप कभी जैसे डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखना ब्रिटिश कालीन जैसे जो है, तो जैसे ऊपर जैसे जो अपन बरामदे देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं था कि किसी को शो ऑफ मतलब नीचे दुकान लगानी पड़ रही है क्या, सारा वहाँ ऊपर से एग्जीबिशन हो जाती थी। और जैसे जो भी खरीदार होते थे वो चलते चलते सब, जैसे आज जो अपन ये JKJ वगैरह में देखते हैं एग्जीबिशन में, उस तरह ये एग्जीबिशन एमआई रोड पे चलते चलते थे। फिर बाकायदा जैसे महाराजा आया करते थे, जैसे महाराज जलपाईगुड़ी का तो बहुत फेमस था एमआई रोड, तो वो हाथी पे बैठ के सवारी किया करते थे और पूरे झरोकों में देख लेते कहाँ से क्या लेना है, खुले खुले बरामदे। तो ये पूरा एक जो अपन आज तो चलो ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट है तो इसलिए वन वे है, लेकिन किसी ज़माने में ये बिल्कुल गोल्डन एरा, लाइफलाइन थी पूरे इंडिया की। फिर अपन जैसे देखते हैं कि ये SMS जैसे जो सवाई मानसिंह है ना, मानसिंह जो अपन देखा गायत्री देवी मानसिंह, उन्हीं के तो PM थे ये। इनको बताया जनता के लिए काम करना है कि कैसे जनता में पॉपुलर होगे, सिटी पैलेस में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जनता की सोचो, जनता के सुख दर्द में तुम जब शामिल होगे ना तो जनता तुमको अपना मानेगी, और सिर्फ कर ही वसूलोगे, महल में बैठे रहोगे तो जनता को कोई मतलब नहीं है तुमसे, आते जाते रहेंगे ऐसे शासक। तो SMS हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, MGD जो अपन गर्ल्स डेडिकेटेड देखते हैं वो, SMS स्टेडियम, ये सारी ये किसने बनाई, किसने डाली उपज, मिर्जा इस्माइल। फिर जैसे जो देखते हैं ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है मिर्जा इस्माइल की, माई पब्लिक लाइफ, कि जनता के लिए किया, डायरेक्ट नहीं किया, शासकों को आपने सुझाव दिए, सवाई मानसिंह को दिए, मतलब सवाई मानसिंह सेकंड, बिरला को दिए कि पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करो, और जिसको अपन बोलते हैं ना कि वेलफेयर स्टेट, प्रजा वत्सल्य जैसे जो होता है वेलफेयर स्टेट, प्रजा के कल्याण की आप सोचो, तो सारे प्रजा के कल्याण की बातें हैं कि नहीं है। फिर इनसे प्रेरित होकर जैसे बाद में भवानी सिंह आए, तो भवानी सिंह की डॉटर ने, दिव्या ने, जैसे भवानी सिंह स्कूल बनाया जगतपुरा में, ऐसे। हाँ, मानसिंह सेकंड के, सवाई मानसिंह या मानसिंह सेकंड एक ही चीज़ है, सवाई मानसिंह बोल, सवाई मानसिंह, है ना। कल अपन मैं वो टेबल दे दूंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा सारा, और अभी अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आएगा। लेकिन यहाँ अपने को समझना है मिर्जा इस्माइल, तो समझ में आया ना मिर्जा इस्माइल क्या व्यक्ति था। सबसे पहले बेंगलोर मतलब मैसूर, फिर जयपुर, और फिर तो जहाँ भी रहे ना वहीं सब इन्होंने यही दिमाग लगाया, इसलिए इनको बोलते हैं क्लेवरेस्ट मैन ऑफ, समझ गए। तो एक छोटी सी इस पर नज़र डाल लो मिर्जा इस्माइल पे, है ना, जिससे कि और अच्छा ध्यान आ जाएगा। ये लो।
सा पेज पूरा पिछला, इसको देख लो 2 मिनट, है ना। ये देखो। लिखो कुछ मत, है ना, लिखने का सब है अपने पास, सब लिखा हुआ है। ओह टंग जरा हो गया। आपके साथ टाइम का पता ही नहीं लगता है, बताओ। चलो कोई बात नहीं, है ना। इसकी मैं जैसे शीट दे दूंगा और शीट में एक बार आप गो थ्रू कर लेना, इजी है, वैसे कुछ ऐसा है नहीं। फिर एक बार नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या है। और मिर्जा इस्माइल, इसको कर लेते हैं ना शीट को, प्रपर्सन तो पूरे हो जाएंगे, फिर आगे चालू करेंगे। इजी इजी अच्छे हैं सारे। फिर एक पीके सेट्टी है, ये मैंने बता दिया, प्रमोद करण सेट्टी इनका पूरा नाम है। पीके गिरपड़े नहीं है, पीके सेट्टी, प्रमोद 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 PRAMOD, प्रमोद करण सेट्टी, है ना, KARN करण, प्रमोद करण सेट्टी। ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, है ना। ऑर्थोपेडिक मतलब ये हड्डियों से रिलेटेड थे, ठीक है, हड्डियों के। फिर इनका जन्म हुआ था वाराणसी में 1927 में, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये जयपुर फुट, है ना। 1969 में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया। और ये वुड रबर पहले काम आता था, वैक्स काम आता है ना। रबर से क्या, जैसे इचिंग होने लगी, इन्फेक्शन होने लग गए थे, वैक्स उसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। लकड़ी और रबर, जयपुर फुट। तो जयपुर फुट के लिए कौन जाने जाते हैं, पीके सेट्टी। कई बार पूरा नाम मिल जाए प्रमोद करण सेट्टी तो वैसे आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे। फिर ये क्या है, आगे लिखा हुआ फर्स्ट राजस्थानी टू विन रेमन मैग्सेसे अवार्ड, है ना। रेमन मैग्सेसे जो है, ये रेमन, ये वो रमन इफेक्ट नहीं है, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वो अलग है। ये क्या, रेमन मैग्सेसे, इसको एशियन नोबल बोलते हैं। वैसे जो नोबल पुरस्कार है ना, वो स्वीडन की सरकार देती है, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है कि नहीं है। तो ये एशियन नोबल है, एशिया का नोबल पुरस्कार, इसको फिलीपींस की सरकार देती है, फिलीपींस। रेमन मैग्सेसे वहाँ के राष्ट्रपति थे, लेकिन हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके जन्मदिन पे हमेशा दिए जाते हैं 31 अगस्त को। रेमन मैग्सेसे, फिलीपींस, ये ताइवान के पास ही है, फिलीपींस। ताइवान पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में जो आजकल टेंशन। तो ये पहले राजस्थानी थे जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और किसके लिए मिला रेमन मैग्सेसे, जयपुर फुट नहीं, जयपुर फुट, ठीक है ना। रेमन मैग्सेसे बहुत इंपॉर्टेंट, आज भी मतलब ये लाइफ लाइन है, और पूरे इंडिया में ये इनकी मोनोपोली है इस चीज़ में आज की तारीख में। ये रेमन मैग्सेसे इनको अवार्ड मिला 1972 में, 72-73 के अंदर, ठीक है। तो ये पीके सेट्टी के बारे में, ऑर्थोपेडिक। और ये फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं हसरत जयपुरी, ये लिरिसिस्ट थे, है ना। लिरिसिस्ट मतलब ये गाने लिखते थे, बोल लिखते थे, और फिर जो सिंगर होता है वो उसको गाता है। जैसे लता मंगेशकर थी, वो सिंगर थी, और लिरिसिस्ट मतलब जो गाने लिखता है। जैसे आज जैसे जो वेल नोन है, जैसे गुलजार हैं, वो गाने लिखते हैं फिर गाते हैं उनको। हसरत जयपुरी, तो जयपुरी मतलब जयपुर से बिलोंग करते थे ये, ऐसे। तो हसरत जयपुरी लिरिसिस्ट, है ना, मतलब ये लिखते थे गाने, बोल लिखते थे, उसको लिखना, बोल, ऐसे। फिर जैसे राज कपूर के 99% गाने इन्हीं ने ही लिखे हैं। फिर जैसे जो वेल नोन गाने इनके, बारो फूल बरसाओ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, और जो मूवीज़ हैं जिनमें इनके गाने, तीसरी कसम, राम तेरी गंगा मैली, संगम, लव इन टोक्यो, तो वेल नोन गाने। तो हसरत जयपुर का लेना देना किससे, ये सिंगर थे, बॉलीवुड एक्टर थे, या लिरिसिस्ट थे। तो क्या थे ये लिरिसिस्ट थे, गाने लिखते थे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। ये सितार प्लेयर थे। सितार कैसे, जैसे जो अपन सरस्वती के रूप में देखते हैं, इस तरह का जो यंत्र होता है सितार, इस पर ये गज पे तार होते हैं, ठीक है, सितार, ठीक है। और तो सितार का इन्होंने खुद का एक वर्जन इन्वेंट किया था, तो उसको बोलते थे मोहन वीणा। मोहन तो यहाँ से आया, विश्व मोहन भट्ट से, और इन्होंने आविष्कार किया किसका, मोहन वीणा का। और ये मोहन वीणा क्या है, इन्होंने 2 इंस्ट्रूमेंट मिला दिए। भाई सितार तो खुद का था ही अपने पास, और इन्होंने साथ में उसको क्या और मिला दिया, उसमें गिटार और मिला दिया, ऐसे। तो पहले वैसे तो क्या गिटार को यूं बजाते हैं, उन्होंने गिटार को यूं कर दिया वीणा की तरह, और उसमें वो हाथ से यूं बजाने लगे, गज से। तो मोहन वीणा क्या है, सितार प्लस गिटार इक्वल्स टू मोहन वीणा, ठीक है। फिर इनके जैसे जो बेटे हैं सलील भट्ट, उन्होंने सलील वीणा का आविष्कार किया, तो उसमें और तार बढ़ा दिए, फ्रेट ब्रेड और बोर्ड और चौड़ा कर दिया,
ठीक है। तो मोहन वीणा से कौन जाता है? विश्व मोहन भट्ट। और इनको ग्रैमी अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड मिला था। ग्रैमी अवार्ड क्या है? संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ही अवार्ड है, अमेरिका में दिया जाता है, मतलब हाईएस्ट अवार्ड इन म्यूजिक लाइन, म्यूजिक की लाइन में ये सबसे बड़ा अवार्ड। जैसे पीके सेट्टी को कौन सा मिला था? रेमन मैग्सेसे, ठीक है ना। और विश्व मोहन भट्ट को क्या मिला? ग्रैमी अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड का किससे लेना देना है? म्यूजिक से लेना देना, संगीत से, ठीक है। ये हो गया। कोई इसमें ऐसे कोई टिपिकल है नहीं, देखो एक बार देख लो, निगाह डाल लो थोड़ा सा, देखो इजी। दो नाम ये हैं, इनको और देख लो। सबसे पहले नाम है अपने ये इला अरुण, ये सिंगर है, खलनायक मूवी से जैसे ये सीन में आए थे सबसे पहले। फिर इरफान खान है, बॉलीवुड एक्टर, जयपुर टोंक। वसुंधरा राजे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ राजस्थान, महिला, ठीक है ना, महिला। गायत्री देवी जैसे तो थी, वो लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला थी। ये फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ राजस्थान। और ग्वालियर की सिंधा फैमिली से बिलोंग करती थी। और जो उन्होंने राजस्थान से जो चुनाव लड़ा था वो झालावाड़ सीट से लड़ा था, ठीक है। ग्वालियर, ये ग्वालियर के सिंधिया बहुत फेमस है। तो अपन को जैसे मराठा जो अपन पढ़ेंगे ना, तो ये चार आएंगे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर हैं जिन्होंने जयपुर पर आक्रमण किया, एक भोंसले हैं वो नागपुर के, महाराष्ट्र के अंदर, और एक गायकवाड़ आएंगे जो बड़ौदा के। चार ये मराठा कॉन्फेडरेसी थी, संगठन। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल का क्या लेना देना है? प्रतिभा पाटिल ये एमएलए थी जलगांव से, जलगांव महाराष्ट्र से, और एमपी थी ये राज्यसभा के लिए राजस्थान से, और राजस्थान की ये गवर्नर रही हैं इस काल में, ठीक है। और प्रेसिडेंट भी रही हैं 25 जुलाई 2007 से 12 तक, ठीक है। तो राजस्थान से क्या लेना देना कि ये गवर्नर रही थी राजस्थान से। ये हाँ, मतलब इरफान खान का तो मतलब जयपुर में जन्म था, मतलब इनका ये वर्ल्ड सिटी देखते हैं वही इनका है। और फिर ये टोंक चले गए थे, टोंक रहते थे। तो इला अरुण, इरफान खान, वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल, है ना। तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, वो कौन सा राष्ट्रपति जिसका संबंध जयपुर से है? तो कौन? वसुंधरा राजे नहीं, प्रतिभा। ऐसे समझ गए। तो ऐसे छोटी सीट थी, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। फिर नेक्स्ट वाली जो सीट अपन लेंगे ना, देखो ये है बिरला फैमिली जो आया था ना, मैं बता रहा था ये, तो ये सीट में मिल जाएगा, पीडीएफ में है अपने पास। इसमें जो मैं बता रहा था ना, बीएम बिरला, ब्रिज मोहन, ये है बीएम बिरला, ब्रिज मोहन बिरला, बलदेव दास बिरला, वो इसमें थोड़ा यूँ है, मिल जाएगा जैसे नोट्स में ना। ये बिरला फैमिली है पूरा, बलदेव दास बिरला के बेटे थे सारे। तो बीएम बिरला ये रहा, और दूसरा है ना जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, वो ये है। बिरला मंदिर वाले ये हैं जीडी बिरला, और प्लेनेटोरियम वाले ये हैं बीएम बिरला। नोट्स दे देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको कर लो, और कल है ना यहाँ तक एक बार रिवीजन कर लेना। ये सीट में आपको भी डाल दूंगा पीडीएफ यहाँ तक का, पर्सन्स तक का पूरा, एक बार इसको पढ़ लेना, कल मैं प्रिंट दे दूँगा। कल पढ़ के आओ ढंग से, है ना। कल टेस्ट लेते हैं क्लास में, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं क्लास। हाँ 2 दिन का ही, ठीक है ना। और कल सेम टाइम, ओके।